एक लड़का एक लड़की को जबरदस्ती घसीटते हुए हॉस्पिटल के अंदर लेकर आया। वो लड़की बार बार खुद को छोड़ने के लिए बोल रही थी, पर उस लड़के के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो गुस्से से अपनी लाल आंखों के साथ उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, आकृति मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम चुपचाप से चलकर टीना को ब्लड दोगी। वो लड़की जिसका नाम आकृति था, वो रोते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अद्विक? आप अच्छे से जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूं और ये बच्चा आपका है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आकृति की बात सुनकर वो लड़का यानी कि अद्विक गुस्से से चिल्लाया, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना कि ये बच्चा मेरा है, ना जाने किसके साथ तुम अपना मुंह काला करके आई हो और फिर इस बच्चे को मेरे सर पर मर रही हो। अद्विक की बातें आकृति को किसी तीर की तरह चुभ जाता है। उसकी आंखों से तेज आंसू गिरने लगे। वो इस तरह रोते हुए बोली, नहीं ये गलत है अद्विक, वो आपका ही बच्चा है, आप अच्छे से जानते हैं कि। अभी आकृति इतना ही बोल पाती है कि तभी अद्विक उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए चिल्लाकर बोला, मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी, तुम अभी चलकर मेरी गर्लफ्रेंड को खून दे। अद्विक की यह बात सुनकर आकृति पूरी तरह से टूट गई। वहीं अद्विक उसे ले जाकर एक वार्ड में धकेल दिया और फिर वहां मौजूद नर्स डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, इसकी बॉडी से जितने भी ब्लड निकालने हैं निकालो, पर मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। और वो नर्स आकृति की तरफ देखे, जो कि बस अद्विक की तरफ आंखों में आंसू लिए देख रही थी, लेकिन अद्विक पर उसके आकृति शायद एक उम्मीद लिए अद्विक की तरफ देख रही थी कि शायद अद्विक अब मान जाए। डॉक्टर अद्विक की तरफ देखकर बोले, मिस्टर रनावत आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो ऐसे में ब्लड नहीं ले सकते, पर डॉक्टर के कहने पर भी अद्विक नहीं सुना और वो डॉक्टर से बोला, पहले इसका अबॉर्शन करो, उसके बाद इसके शरीर से ब्लड निकालकर टीना की बॉडी में डालो, क्योंकि वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। अब डॉक्टर कुछ बोल ही नहीं पाए। वही आकृति को तो ऐसा लगा जैसे एक पल में उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो बस अपने पथराई आंखों से अद्विक की तरफ देख रही थी, जो कि उसे इग्नोर कर बाहर चला गया था। कुछ ही मिनट में आकृति की तेज तेज दर्द भरे रोने की आवाज सुनाई देने लगा, क्योंकि उसका अबॉर्शन हो रहा था। बाहर खड़ा अद्विक सब सुन रहा था, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता। करीब घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके हाथ में 2 बोतल ब्लड था। अद्विक उस ब्लड की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से ले जाकर मेरी टीना को ये ब्लड ट्रांसफर करो और मेरे बच्चे को बचाओ। डॉक्टर तुरंत ही वही बगल वाले वार्ड जिसमें टीना एडमिट थी वहां चले गए। अद्विक वहीं बाहर खड़े होकर बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करता रहता है। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर, मैम अपने बच्चे के ना रहने पर बहुत रो रही हैं, आई थिंक आपको अभी उनके पास जाना चाहिए। अधिक अभी आकृति पर गुस्सा हो रहा था कि तभी डॉक्टर ने उसे टीना की हालत के बारे में बताया। डॉक्टर की बात सुन वो तुरंत टीना के वार्ड के अंदर चला गया। इस बीच वो आकृति के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वार्ड में टीना अद्विक को देख फूट फूट कर रोने लगी, जिससे अद्विक उसे, लेकिन टीना ने अद्विक को आकृति के खिलाफ बहुत ही ज्यादा भड़का देती है, जिससे वो कुछ देर बाद आकृति के वार्ड में आया, जो कि अभी अपने एक फ्रेंड के साथ थी। वो लड़का आकृति को सूप पिला रहा था। ये सब देख अद्विक को बहुत तेज गुस्सा आया। अद्विक गुस्से से सामने देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरी वाइफ को सूप पिलाने की, और अभी इसी वक्त यहाँ से जा। सुनकर अद्विक गुस्से से एक पंच उस लड़के के मुंह पर मारता है। तभी वो लड़का भी लड़ने जाता है। इस तरह दोनों को लड़ते देखकर आकृति अपने फ्रेंड को जाने के लिए बोल देती है, तो वो वहां से चला जाता है। वही उस लड़के के जाने के बाद अद्विक गुस्से से आकृति की तरफ झुककर अपने दांत पीसते हुए बोला, एक दिन भी तुम लड़कों के बिना नहीं रह सकती, हर वक्त तुम्हें उनकर आकृति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इसके साथ ही उसे गुस्सा भी बहुत आता है और वो गुस्से में बोलती है, हाँ मैं नहीं रह सकती। आकृति की बातें सुनते ही अद्विक तो गुस्से से पूरा लाल हो जाता है और वो तुरंत ही आकृति के ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर वही वार में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। आकृति, अद्विक गुस्से से आकृति के हाथों को दबाते हुए बोला, वही जो तुम्हें चाहिए। आकृति तुरंत रोते हुए बोली, प्लीज मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करिए, कल ही तो मेरा अबॉर्शन हुआ है, अगर आप ऐसा करोगे तो यह मेरे लिए सही नहीं है। अद्विक गुस्से से आकृति की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम बोल रही हो जो मुझसे धोखे से शादी की, जिसको सिर्फ अपने शरीर की आग बुझानी थी। अपनी बात बोलकर अद्विक वहीं जबरदस्ती आकृति के साथ इंटीमेट होने लगा। आकृति की दर्दनाक चीखें उस वार में गूंज रही थी, पर अद्विक पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। करीब 2 घंटे बाद अद्विक आकृति से दूर हुआ, अपने शर्ट के बटन को बंद कर रहा था। वही आकृति बिल्कुल बेजान सी बेड पर पड़ी हुई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो अब उसकी सांसें ही ना बची हो। अपनी गर्लफ्रेंड टीना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के अपने घर लेकर गया और टीना से बहुत प्यार करता था। वो उस रूम में ले जाकर बेड पर लिटाया। टीना भी बेचारी बनते हुए बोली, मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हारी वाइफ यानी कि मेरी छोटी बहन को मेरा यहाँ रहना अच्छा ना लगा। टीना की बात सुनकर अद्विक उसके बालों को सहलाकर बोला, बेबी तुम्हें उसकी फिक्र करने। अद्विक की बात सुनते टीना की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो खुशी से मानो जैसे झूमने से लगी थी, पर वो अच्छी बनने के लिए अपने चेहरे पर उदासी लाकर बोली, ये सब मेरे कारण हुआ है ना अद्विक बेबी, क्या तुमने मेरे कारण मेरी बहन को छोड़ दिए? जिस पर अद्विक तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। कहकर अद्विक टीना के माथे को चूम लिया। टीना भी कसकर अद्विक को गले लगाते हुए बोली, आई लव यू अद्विक बेबी। अद्विक आई लव यू बोलने वाला था, पर न जाने क्यों उसके जुबान लड़खड़ा गए और वो बस मी टू बस इतना ही बोल पाया। उसी समय अद्विक का मोबाइल बजा। उसके ऑफिस से कॉल था तो उसका अद्विक को बोला, उसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वी आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, कल सुबह तक मैं वापस आऊंगा। सुनकर मुस्कुरा दी और मैं ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आई चिंग एक बार फिर से टीना के माथे पर किस किया और तुरंत ही वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अद्विक की जाते ही टीना, जो कि अभी तक बेचारी बनी बेड पर लेटी हुई थी, वो बेड से नीचे उतर गई और चारों तरफ घूम घूम कर डांस करने लगी। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कल ही उसकी सर्जरी हुई। यह सुनकर दूसरी तरफ से एक लड़के के तेज तेज हंसने की आवाज आई और वो बोला, आई एम कर्मिक बेबी। यह कहकर वो तुरंत कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद वहां एक लड़का आया। टीना उस लड़के को देख तुरंत ही उसके पास आकर उसके सीने से लगाते हुए बोली, बेबी आई मिस यू सो मच। वो लड़का भी मुस्कुरा कर बोला, आई मिस यू। ये कहने के बाद दोनों एक दूसरे के होठों को चूमने लगे और लड़का टीना को किस करते हुए ही उठाया और बेड पर लेकर गया। बेड पर जाने के कुछ देर बाद ही टीना की मदहोश कर देने वाली आवाजें रूम में गूंजने लगे। वो दोनों ही काफी एक्साइटेड होकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। दूसरी तरफ अद्विक की एक फाइल घर पर ही रह गई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कारण वो वापस अपने घर आया। जैसे ही वो घर में इंटर किया, रूम के अंदर से उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रहे थे। इन आवाजों को सुनकर अद्विक के दिमाग सुनने से रह गए। अद्विक तेज से चलते हुए रूम में जैसे ही एंटर किया, सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़े बड़े हो गए। एक लड़के के साथ उसके बाहों में जगड़ी हुई थी टीना और वह लड़का बिना कपड़े के एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। टीना अद्विक को देख डर से कांप उठी। उसे तो यही लग रहा था कि अब उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तभी वो लड़का भी अपना चेहरा ऊपर किया। उस लड़के को देखकर अद्विक को एक बार और चौंक गया। वो हैरान होकर बोला, विवेक तुम? वो लड़का अपने होठों पर मक्कारी हंसी लिए बोला, हाँ मैं हूं बड़े भैया, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? विवेक कोई और नहीं अद्विक का सौतेला भाई था। अद्विक गुस्से से बोला, आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? अद्विक के बोलने पर टीना अभी कुछ बोलती उससे पहले ही विवेक बोला, क्या चल रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा हम दोनों रोमांस कर रहे हैं? अब हम दोनों एक दूसरे
अद्विक को यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से आगे बढ़कर टीना को मारने वाला था कि तभी विवेक तन भरी हंसी के साथ बोला, ओ बड़े भैया, अब तक तो आपके यहाँ से चले जाना चाहिए था क्या? अब आप पूरा फिल्म देख कर ही जाना चाहते हैं? अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, ये मेरा घर है और तुम दोनों मेरे ही। कहते हुए अद्विक रूम से बाहर निकल गया। करीब 1 घंटे बाद वो दोनों एंजॉय करने के बाद टीना और विवेक दोनों ही अपने कपड़े पहनकर बाहर आए। अद्विक ने उन दोनों की तरफ घूर कर देखते हुए आगे बढ़ा और गुस्से से टीना को एक थप्पड़ मारने वाला था कि तभी विवेक अद्विक के हाथों को पकड़कर बोला, कोशिश भी मत करना, ये तुम्हारी बीवी नहीं है जो तुम्हारे चरणों में हंसते हुए बोला, जाने दो ना करना, ये बेचारा मुझसे बहुत प्यार करता है और आज इस तरह से हमें साथ में देखकर ये पूरी तरह से टूट गया है। अद्विक टीना का ये नया रूप देख हैरान था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जो उसे हमेशा प्यार करने का दावा करती थी। ये वही लड़की है जिसके लिए उसने अपनी बीवी तक को कभी प्यार भरा। इस लड़की के कारण उसने हमेशा अपनी बीवी की भी बेइज्जती किया। तभी विवेक अद्विक की तरफ देख हंसते हुए बोला, क्या हुआ बड़े भज्जा, अपनी बीवी का नाम सुन उसकी याद आ गई? चलो मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ। अद्विक तो बड़े ही ध्यान से विवेक और टीना की तरफ देखने लगा। विवेक उसी तरह हंसते हुए बोला, जिस बीवी से तुम हमेशा नफरत करते थे, बस यही सोचते थे कि वो तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हें बता दूं, उसने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया। वो सब कुछ हम दोनों ने ही मिलकर प्लानिंग किया था। हमने जानबूझकर ऐसा दिखाया जिससे तुम्हें यही लगा कि तुम्हारी बीवी। न भी हंसते हुए बोली, और हाँ मेरा विवेक बेबी बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम्हारी वाइफ, उप्स, तुम्हारी एक्स वाइफ का कोई चक्कर नहीं था। और जो उसके पेट में बच्चा था ना, जिसका तुमने बड़े ही बेरहमी से अबॉर्शन करा दिया, वो भी तुम्हारा ही बच्चा था। और मेरे पेट में तो कभी कोई बच्चा था ही नहीं। वो सब तो एक नाटक था। असल में उस रात तुम्हें तुम्हारी वाइफ ने बचाया था। मैं यह सब सुनकर अद्विक तो बुरी तरह से टूट गया। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने जिन लोगों पर विश्वास करके अपनी वाइफ के साथ इतना बुरा किया, आज वही लोग दुनिया के सबसे बुरे इंसान साबित हो रहे हैं। जिन्हें वो अपना सब कुछ मानता था, वो तो कभी अपने थे ही नहीं, और जो अपने थे उसे तो उसने कभी अपना समझा ही नहीं। तभी विवेक एक बार फिर से हंसते हुए बोला, अरे टीना बेबी, तुमने वो सबसे बड़ी बात तो मेरे बड़े भैया को बताया ही नहीं। टीना कंफ्यूज होकर विवेक की तरफ देखते हुए बोली, अरे कौन सी बात बेबी, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो क्या है ना, मैंने इतना कुछ किया है कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि तुम किस बात के लिए कह रहे हो। ओहो माई स्वीट जानेमन, अपनी बीमारी का झूठ। विवेक टीना के बालों को सहलाते हुए बोला, जिस पर टीना तेज से हंसकर बोली, अरे हाँ अद्विक बेबी, तुम्हें तुम्हारी एक्स वाइफ और मेरी छोटी बहन बिल्कुल सही बोल रही थी कि मैं कभी बीमार थी ही नहीं और ना ही मुझे कभी ब्लड की जरूरत थी। वो सब तो मेरा एक नाटक था और मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी ताकि मैं तुम दोनों के बच्चे को मरवा सकूं। अद्विक टीना की बात सुने गुस्से से अपने हाथों का मुट्ठी बना लिया। अब उसे टीना से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने अपनी वाइफ की बात नहीं मानी। उसके आंखों के सामने आकृति का आंसुओं से भरा चेहरा आने लगा, जिसमें वो रोते हुए बार बार यही बोल रही थी कि यह हमारा बच्चा है, प्लीज बिलीव मी, इसे मत मारो, और दी को कोई बीमारी नहीं है, वो नाटक कर रही है। पर सब याद कर अद्विक की आंखें आंसुओं से भर गई थी। तभी विवेक अद्विक की हालत देख उसका मजाक उड़ाने लगा, जिसे देखकर टीना बोली, बस करो ना बेबी, उसे और कितना परेशान करोगे। चलो इसी पर एक बात और मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, उस रात तुम्हें ड्रग्स देने वाली मेरी बहन नहीं थी बल्कि मैं खुद थी। मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। यह सब सुनकर तो अद्विक का और भी बुरा हाल हो गया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा था। वह गुस्से से चीखते हुए बोला, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। तभी अद्विक का मोबाइल बज उठा। अद्विक तो मोबाइल को इझोर कर दिया तो विवेक तुरंत बोला, बड़े भैया उठा लीजिए, शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो। यह सुनते ही अद्विक जल्दी से कार पिक किया। दूसरी तरफ से हॉस्पिटल से कॉल था कि आपकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है। यह सुनते ही अद्विक के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर गया। अद्विक हड़बड़ाते हुए जल्दी से उठा और भागते हुए वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसे ऐसे भागते देख विवेक और टीना तेज थे। वही अद्विक जैसे ही अपने कार को हॉस्पिटल के सामने रोका, उसकी नजरें हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हुए भीड़ पर गई। फिर वो चलते हुए जल्दी से वहां पहुंचा तो फर्श पर उसकी वाइफ आकृति खून से लथपथ बेजान सी पड़ी थी। आकृति की ऐसी हालत देख अद्विक अवाक सा देखता रह गया। फिर वही फर्श पर धम्म से फर्श पर बैठ गए। वो आकृति को देखते हुए अपने कांपते हुए हाथों को उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, आकृति आकृति उठो ना, खनक मुझे माफ कर दो, बस एक बार तुम अपनी आंखें खोल दो। देखो तुम्हारा पति तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में रख देगा। देखो तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। पर शायद अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी वाइफ आकृति अब इस दुनिया में नहीं रही थी। एक डॉक्टर वहां आकर अद्विक की तरफ देखकर बोले, मिस्टर राठौर, योर वाइफ इज नो मोर। यह सुनते ही अद्विक आकृति को अपनी बाहों में भरकर तेज से चिल्लाया, आकृति तिथि। यह बोलते हुए वो गुस्से से बुरी तरह कांपने लगा। उसे अभी विवेक और टीना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रात बहुत होने के कारण सभी लोग वहां से चले गए, पर अद्विक अभी भी आकृति को अपने बाहों में लिए वहीं बैठा हुआ था। बारों तरफ अंधेरा छा गया था और आसमान में बादल छाए हुए थे। अचानक से एक बिजली की तेज कड़के के साथ जोरों की बारिश होने लगी, पर अद्विक वहां से नहीं हिला। वो वही आकृति को अपनी बाहों में लिए बैठा रहा। वो आकृति के खूबसूरत चेहरे पर अपने हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से बोल रहा था, क्यों चली मुझे यहाँ छोड़कर, जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकती वैसे ही। तभी पीछे से एक आवाज आई, जब नहीं रह सकते तो जिंदा रहकर अब क्या करोगे। अद्विक पीछे देखा तो वहां पर विवेक और टीना खड़े थे। उनके साथ वहां पर बहुत से गुंडे टाइप आदमी खड़े थे जो दिखने में ही खतरनाक लग रहे थे। अद्विक अपने लाल आंखों के साथ टीना और विवेक की तरफ घूर कर देखा और अपने मन ही मन बोला, मैं तुम लोगों से जरूर बदला लूंगा। विवेक हंसते हुए बोला, अब और मैं आपको नहीं तड़पाऊंगा बड़े भैया, अपनी वाइफ के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब ऊपर जाकर उससे फेस टू फेस सॉरी बोलना। इतना कहकर वो अपने पास खड़े गुंडे से एक गन लिया और उसे कुछ सेकंड तक गोल गोल घुमाया। फिर अद्विक पर गोलियां चलाने लगा। वो एक साथ 4 गोली अद्विक पर चला दिया। वहीं टीना भी एक गन को लेकर चला। अद्विक और आकृति दोनों ही एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए वहीं फर्श पर पड़े हुए मौत के आगोश में चले गए। पर क्या यह एक अंत है या किसी नई कहानी का आरंभ? अद्विक की जब आंखें खुली तो सबसे पहले उसकी नीली आंखें ऊपर सीलिंग की तरफ घूरने लगे। उसे थोड़ा अजीब लगा कि क्या वो बच गया है या फिर उसका कोई सपना है, और अभी कुछ ही सेकंड में वो सपना टूट जाएगा। वो अपने हाथ को थोड़ा आगे बढ़ाया तो उसे उसका मोबाइल मिला। वो मोबाइल को चेक किया तो हैरान रह गया। वो अपने मन ही मन बोला, क्या मेरा रिबर्थ हुआ है पूर्ण मेरा? फिर वो अपनी नजरें इधर उधर करने लगा कि तभी उसकी नजर वहीं पास में अपनी वाइफ आकृति पर गई। आकृति जो कि रात भर उसकी केयर करते हुए ही वहीं पास में बेड पर से रखे सोई हुई थी। वो सोचने लगा कि कैसे वो पिछले जन्म में अपनी वाइफ को कितना ज्यादा टॉर्चर करता था, और इस जन्म में भी वो अभी तक उसे टॉर्चर कर ही रहा है। कभी भी उससे ढंग से बात नहीं किया और हमेशा पर उसकी वाइफ उसके दिए हर टॉर्चर और दर्द को चुपचाप सकती रही। उसने हमेशा उसका तिरस्कार किया और उस लड़की को अपनाया जो कि एक नंबर की मतलबी और चालाक थी। वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, अब चाहे जो हो जाए मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। उसे हर वो प्यार और सम्मान दूंगा जिसकी वो हकदार है।
कहते हुए वो अपनी वाइफ की तरफ देखने लगा। शादी के 2 साल बाद आज वो अपनी वाइफ को इतने गौर से देख रहा था। उसने तो अपने पिछले जन्म में भी उसे कभी नजर भर नहीं देखा था। उसकी वाइफ आकृति बला की खूबसूरत थी, छोटा सा गोल सा प्यारा सा चेहरा जिसके चेहरे पर मासूमियत भरी हुई थी, लंबी पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें, हार्ट शेप्ड होठ जो कि विक बड़े ही गौर से अपनी वाइफ को देखा तो उसे उस पर टूट कर प्यार आने लगा सबसे ज्यादा। उसकी नजर तो अपनी वाइफ के होठों पर ठहर गए। वो धीरे से बड़बड़ाया, मैं कितना बेवकूफ था, मेरे सामने एक बेसकीमती हीरा पड़ा हुआ था और मैं एक बेजान पत्थर की तरह भाग रहा था। मैंने इस कीमती हीरे को ठुकरा कर उस बेजान पत्थर को अपना के अपनी लाइफ को बर्बाद। अपनी बातें बोलकर अद्विक अपनी वाइफ को देखते हुए जैसे ही धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर उसके खूबसूरत चेहरे को टच करने वाला था कि तभी वो देखा कि उसकी बीवी कसमसाते हुए धीरे धीरे उठ रही है। तो वो झट से अपने हाथ पीछे खींच लिया और वापस से अपनी आंखों को बंद कर लिया पूर्णविराम। वही कुछ सेकंड बाद आकृति धीरे से अपनी आंखें खोली, तब उसकी नजरें अपने पति के चेहरे पर गई। वो धीरे से अपने एक हाथ को अद्विक के माथे पर रख उसे चेक करने लगी। असल में कल रात को अद्विक टीना के साथ बारिश में भीगने के कारण बीमार हो गया था। उसको तेज फीवर था, इसलिए उसकी केयर पूरी रात आकृति नहीं किया पूर्णविराम। वो अद्विक के माथे पर हाथ रखे हुए खुद में बोली, बैंक गौर अब इनका फीवर ठीक है, वरना कल रात तो ये बुरी तरह से तप रहे थे। आकृति यह कह एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अद्विक को लेकर कितने ज्यादा परेशान है पूर्णविराम। वही अद्विक अपनी स्वीट लिटिल वाइफ के सॉफ्ट हैंड को अपने सिर पर महसूस कर अंदर तक झनझना सा गया। उसकी सख्त बॉडी से हर उठी। यह सब अद्विक के साथ पहली बार था। उसे ऐसा फील कभी टीना के टच करने पर भी उसे नहीं हुआ था पूर्णविराम। आकृति अपने हाथ को पीछे कर वहीं पास में रखे टॉवेल को वाटर बाउल में डाल गिला करके धीरे से अद्विक के फेस को साफ करने लगी। वो यह सब बहुत ही प्यार से कर रही थी। अद्विक अपने आंखें बंद किए हुए मन ही मन बोला, मेरी वाइफ मुझे इतना प्यार करती है और मैं गधा इतने सालों से उसके प्यार पर कभी ध्यान ही नहीं दी। आकृति अद्विक के होश में आने से अनजान उसके पूरे फेस को साफ करते समय कुछ सेकंड तक अद्विक के अट्रैक्टिव फेस को देखती रही। फिर वो वाटर बाउल और टॉवल को लेकर वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही आकृति वहां से वॉशरूम में गई अद्विक तुरंत अपनी आंखें खोल लिया पूर्णविराम। उसकी आंखें हल्के नम थे जिसे वो तुरंत साफ करते हुए धीरे से बोला, बस अब और नहीं, अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जी करता है अभी तुम्हें अपनी बाहों में जगड़ लूं और खूब सारा प्यार करूं। यह कहते हुए अद्विक बेड से उठने ही वाला था कि तभी उस रूम में एक लड़की के आने के एहसास से अद्विक रुक गया और वापस से लेट गया पूर्णविराम। ये लड़की कोई और नहीं टीना थी। वो बड़े ही अदा के साथ चलते हुए अद्विक के पास आकर वही चेयर पर बैठ गई। अद्विक ने टीना को देखते ही झट से अपनी आंखें वापस से बंद कर ली थी। टीना वही चेयर पर बैठे हुए अद्विक के बालों में हाथ फिराने लगी। अद्विक को टीना का इस तरह से उसे छूने चिन्ना सा महसूस करा रहे थे पूर्णविराम। तभी वॉशरूम से आकृति रूम में आई। टीना आकृति को देखते हुए बोली, अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। वैसे भी अब मैं अपने बेबी के पास रहूंगी क्योंकि मेरा बेबी जब होश में आएगा तो तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और उसने तो पहले ही तुम्हें अपना ये मनहूस चेहरा दिखाने से मना किया है। आकृति टीना की बात सुन आंखों में आंसू लिए चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अद्विक को टीना की बात सुन गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, पर अभी उसे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने ही अपनी वाइफ आकृति को अपने घर से निकाल दिया था और उसे अपना चेहरा कभी ना दिखाने के लिए भी बोला था। अद्विक को खुद पर गुस्सा था पर वो कुछ बोल नहीं सकता था। आकृति के जाने के बाद टीना अद्विक को देखते हुए बोली, अद्विक बेबी जब उठेगा तो मुझे यहाँ देख बहुत खुश होगा और मैं उससे बोलूंगी कि मैंने पूरी रात उसकी केयर किया है तो वो खुश होकर जरूर मुझे बड़ा सा गिफ्ट देगा पूर्णविराम। टीना की कही सारी बातों को अद्विक ने सुन लिया। उसे याद आया कि ऐसे ही पिछले जन्म में जब वो बीमार था तो आकृति उसकी पूरी रात केयर की और सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वहां टीना बैठी हुई थी और उसे ये गलतफहमी हो गया था कि टीना ने ही पूरी रात उसकी केयर की है। फिर वो खुश होकर टीना को एक स्पेशल डायमंड नेकलेस दिया था पूर्णविराम। कुछ देर बाद अद्विक ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो टीना उसको ही देख रही थी। अद्विक को होश में आते देख टीना खुश होकर बोली, बेबी तुम उठ गए। यह कहकर वो तुरंत ही अद्विक के गले से लग गई। टीना के ऐसा करते ही अद्विक तो गुस्से से लाल हो गया। उसके आंखों के सामने पिछले जन्म का सीन नाच गया जब टीना और विवेक दोनों ही इंटीमेट हो रहे थे पूर्णविराम। यह सब याद आते ही अद्विक का जबड़ा कस गया। उसका तो मन किया कि अभी टीना को धक्का देकर फर्श पर गिरा दे, पर वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करके बोला, है छोड़ो टीना, मैं भी थोड़ा वीक फील कर रहा हूँ। अद्विक की बात सुन टीना तुरंत ही उससे अलग होकर बोली, ओह सॉरी बेबी, मैं ना खुशी के कारण ऐसे गले लग गई और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अद्विक अजीब सी नजरों के साथ टीना को देखा। पहले तो टीना थोड़ा हड़बड़ा गई पूर्णविराम, फिर कुछ सोचकर टीना अंगड़ाई लेते हुए बोली, देखो ना बेबी, पूरी रात तुम्हारी केयर करने के चक्कर में मैं सो भी नहीं पाई। अब मुझे बहुत थकान सा महसूस हो रहा है। ये कहते हुए टीना ऐसा चेहरा बना ली जैसे बहुत थकी हुई हो पूर्णविराम। वही अद्विक उसकी सारी एक्टिंग को देख रहा था और फिर वो कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद धीरे से अपने राइट हैंड को हिलाया। तभी उसके मुंह से आहर निकल गया। टीना तुरंत ही चौंक कर बोली, क्या हुआ बेबी तुम्हारे हाथ को? इतना कहकर टीना अद्विक के हाथ को पकड़ ली ग्यार, पर अद्विक तुरंत उसके हाथ को झटक कर अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को पकड़ते हुए बोला, ऐसा लग रहा जैसे पूरी रात कोई मेरे हाथों को पिलो बनाकर सोया हो। यह सुनकर टीना को आकृति पर गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन आकृति को कोसते हुए बोली, ये सब कुछ उस आकृति के कारण हुआ है, मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं, उसे यहाँ रात भर जगकर अद्विक की केयर करने के। तभी गुस्से भरी आवाज टीना के कानों में पड़ी, टीना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मैं इतना बीमार हूं और तुम मेरे हाथों को पीलो बनाकर पूरी रात सो गई? किस तरह की लड़की हो तुम, ऐसे किसी का केयर करते हैं और ऊपर से तुम बोल रही हो कि तुम पूरी रात सोई नहीं? सॉरी बेबी, वो थकान के कारण हल्की सी आंख लग गई थी। टीना बहुत ही मासूम सी सूरत बनाकर अद्विक से बोली। अद्विक जो कि अभी गुस्से से उबल रहा था बड़ी मुश्किल से खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए टीना से बोला, टीना तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ और तुम रेस्ट करो, मैं अभी आराम करना चाहता। टीना कुछ बोल नहीं पाई, उसका सारा प्लान फेल हो गया था। उसे इस वक्त आकृति के साथ साथ अद्विक पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए बोली, ओके बेबी तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी। ये कहते हुए वो उठकर पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी कि तभी अद्विक की आवाज उसके कानों में पड़े। अद्विक बोल रहा था कि जाते हुए मेरी वाइफ को एक बार रूम में भेज देना। टीना अद्विक की कही बात सुन हैरान रह गई पूर्णविराम। वो हैरानी से आंखें फाड़े अद्विक की तरफ देखने लगी तो अद्विक के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। टीना अपने मन ही मन सोची, क्या अद्विक को पता चल गया कि आकृति ने उसकी पूरी रात केयर की है? ये सोचकर ही टीना के चेहरे पर थोड़े घबराहट के भाव आ गए, लेकिन फिर वो अपने आप को तसल्ली देते हुए बोली, नहीं नहीं टीना, ऐसा नहीं हो सकता, हो ना हो जरूर अद्विक।
ना अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि अद्विक फिर से बोला, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? टीना हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ मैं अभी भेजती हूँ। इतना कहकर टीना तुरंत रूम से बाहर निकल गई। इस वक्त वो गुस्से से पूरी बौखलाई हुई थी। रूम के बाहर ही वॉल के पास टिक कर आकृति खड़ी थी। टीना उसे देखते हुए बड़े ही रुडली बोली, जा अंदर, मेरा बेबी बुला रहा है। टीना की बात सुन ना जाने क्यों आकृति के शरीर में गुजबम्स आ गए। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर रूम में जाए। वही खड़ी टीना आकृति के चेहरे पर डर के भाव देख मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। पूर्णविराम। कुछ देर बाद आकृति हिम्मत करके रूम के अंदर गई। वही टीना डोर के पास खड़े होकर आकृति को अद्विक का डांटना यह सुनने की कोशिश करने लगी, पर जब आकृति अंदर गई लास्ट की लाइन बोलते हुए अद्विक थोड़ा इमोशनल लग रहा था। आकृति कुछ नहीं बोली, वो अभी भी अपने सिर को नीचे झुकाए खड़ी रहती है। अद्विक आकृति की तरफ देखते हुए बोला, तुम बोल नहीं सकती, ऐसे चुप क्यों खड़ी हो? आकृति कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो थोड़ी भावुक हो जाती है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा था कि अद्विक आकृति से बात कर रहा था। वही अद्विक को आकृति का कुछ ना बोलना अच्छा नहीं लग रहा था और उसके साथ साथ उसे बुरा लगने लगा। अद्विक नाराजगी से आकृति की तरफ देखने लगा। पूर्णविराम। वो नहीं चाहता था कि आकृति अपने खूबसूरत फेस को कवर करे क्योंकि वो खुद अपनी खूबसूरत वाइफ की फेस को बड़े ही गौर से देखना चाहता था। अद्विक बेड से उठा और आकृति की तरफ जाते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, तुमने अपने फेस को कवर कर रखा है? आकृति उसी तरह अपने सिर को झुकाए हुए धीरे से बोली, क्योंकि आप मेरे फेस को नहीं देखना चाहते और अगर आप मेरा फेस देख लिए तो आपकी पूरी लाइफ पूरे दिन बर्बाद हो जाता है। आकृति की बात सुनकर अद्विक को अपने कहीं बातें याद आई। पूर्णविराम। अगर आपको कुछ काम नहीं है तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकती हूँ? अभी अद्विक कुछ बोलता उससे पहले ही आकृति की मीठी सी वॉइस अद्विक के कानों में पड़े। पूर्णविराम। अद्विक आकृति की बात सुन उसे घूर कर देखता है, फिर अपने ठंडे आवाज में बोला, कहाँ जाने की बात कर रही हो तुम? आकृति अद्विक की आवाज सुन एक पल के लिए कांप जाती है। एक वो मुझे यहाँ से जाना होगा ना, आखिर आपने ही तो मुझे यहाँ रहने से मना कर दिया है। आकृति एक गहरी सांस लेकर हिम्मत करके अद्विक से बोली। यह सब बोलते हुए आकृति को वो दिन याद आ जाता है जब अद्विक ने उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया था, जिससे उसका गला रूंध सा जाता है। पूर्णविराम। आकृति के रूंधे हुए आवाज को अद्विक भी महसूस कर लेता है। पूर्णविराम। अद्विक को याद आता है कि कैसे पिछले जन्म में भी उसने आकृति को भला बुरा कहकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था। उसके साथ ही साथ अद्विक ने यह भी कहा था कि आज के बाद वो उसका चेहरा नहीं देखना चाहता है। ये सब याद कर अद्विक को खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो अपने हाथों का मुट्ठी कस लिया। पूर्णविराम। वो बड़े मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। इसके साथ ही साथ अभी उसे टीना पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी वो बाहर जाकर टीना को जान से मार दे, पर वो ऐसा अभी कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ सोच रखा था। पूर्णविराम। वही आकृति कुछ पल बिना कुछ बोले चुपचाप वहीं खड़ी रहती है और फिर अपने धीमे कदमों के साथ डोर की तरफ बढ़ जाती है। अद्विक आकृति को ऐसे जाते देख तड़प उठता है। उसका मन इतना ज्यादा बेचैन हो जाता है कि एक पल के लिए वो सब कुछ भूल कर आकृति की तरफ बढ़ जाता है। पूर्णविराम। पर जैसे ही वो आकृति के पास पहुंचता है, कुछ सोचकर वो आरोही से 2 कदम पीछे ही रुक जाता है। आकृति को जब फील होता है कि अद्विक उसके पीछे खड़ा है तो वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो अद्विक उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। अद्विक को ऐसे मुंह फेर कर खड़े देख आकृति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पूर्णविराम। वो तुरंत ही रूम का डोर ओपन कर रोते हुए वहां से भाग कर चली जाती है। टीना जो कि वही डोर के पास ही खड़ी थी और कब से बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी, उसे बेचैनी इस बात की हो रही थी कि आखिर अंदर इन दोनों के बीच क्या बातें हो रही हैं। कहीं अद्विक आकृति को अपनी वाइफ ना मान ले। अगर ऐसा हो गया तो उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। पूर्णविराम। पर आकृति को ऐसे रोते हुए वहां से जाते देख टीना मुस्कुरा उठती है। वो अपने मन ही मन बोली, मैं भी ना फालतू में डर रही थी, मैं ये कैसे भूल गई? वो अद्विक तो मेरे प्यार में पूरी तरह से पागल है, भला वो इस आकृति को क्या ही अपनाएगा पुगल। ये कहकर टीना के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गए। पूर्णविराम। होठों पर कुटिल मुस्कान लिए खड़ी थी कि उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। टीना ने जैसे ही अपने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो धीरे से अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखी। जब उसे वहां कोई नहीं दिखा तो वो कॉल को पिक करके भागते हुए एक साइड में चली गई और अपने मदहोश कर देने वाली आवाज में बोली, हेलो हाँ बे। कहते हुए वह बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। दूसरी तरफ से एक लड़के की भारी आवाज आए, ओ बेबी तो मुझे मिस कर रही थी, मैं भी तुम्हें ही मिस कर रहा था। यह सुनकर टीना शर्माते हुए अपने बालों के लटों को कान के पीछे करने लगी और से अपने होठों को चबाते हुए थोड़ी एक्साइटेड होकर बोली, मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहती हूँ। ये कह के वो अभी अभी जो कुछ भी। दूसरी तरफ वो इंसान ये सब सुन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। बेबी मुझे पता था कि तुम उस आकृति के साथ ऐसा ही करोगी। उस इंसान की हंसते हुए आवाज आई। टीना अपने होठों पर मुस्कान लिए आगे बोली, वो तो होना ही था, आखिर मैंने उस अद्विक को अपने प्यार के जाल में जो फंसा रखा है। टीना की बात सुनकर दूसरी तरफ से तेज तेज हंसने की आवाज आने लगी। टीना भी तेज तेज हंसने लगी। वही कोई था जो कान लगाए यह सब कुछ सुन रहा था। ये कोई और नहीं अद्विक था। अद्विक की आंखें यह सब सुनकर गहरी लाल होने लगे। अपने लाल आंखों से घूर कर टीना को देखने लगा। ऐसा लग रहा जैसे उसकी आंखों से ज्वालामुखी अभी निकलेगी और टीना को जलाकर राख कर दे। अद्विक को बहुत ही अच्छे से पता था कि टीना अभी किससे बात कर रही है। उसे टीना और विवेक का एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने का सीन याद आने लगा। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ा था। वो बड़ी मुश्किल खुद को रोके हुए था, वरना उसका मन तो यही कर रहा था कि वो अभी जाकर टीना को जान से मार दे। पूर्णविराम। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए कुछ सेकंड वही खड़ा रहा और फिर तेज कदमों के साथ चलते हुए अपने रूम की तरफ आ गया। रूम में आकर डोर क्लोज करके वो गुस्से से इधर उधर घूमने लगा। वो गुस्से से बौखलाया हुआ था। वो बेड के बिस्तर को फेंकने लगा, तभी उसके हाथ में कुछ चुभा। पूर्णविराम। अद्विक हल्का सा चीखा। वो उस चीज को उठाकर देखा तो वो एक हेयर क्लिप था। उस क्लिप को देखते ही अद्विक पहचान गया यह किसी और की नहीं उसकी वाइफ आकृति की है। उसे क्लिप को देखकर उसे याद आया कि ये तो वही क्लिप जो उसने आकृति को दिया था जब उनकी शादी नहीं हुई थी। उससे पहले वो उस क्लिप को अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ। ये सब बोलते हुए उसकी आंखें हल्की नम हो गई। वो धीरे से बोला, पर लगता है अब तुम इसे अपने पास नहीं रखना चाहती। मुझे पता है मैंने तुम्हें दुख दिया है, इसलिए देखो ना तुम्हारी चीजें भी मुझे दर्द दे रही है। ये कहकर वो हल्का मुस्कुराया जैसे मानो खुद का ही मजाक बना रहा हो। पूर्णविराम। फिर वो अपना फोन लिया और अपने असिस्टेंट को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कॉल कट कर दिया। अब उसके चेहरे पर हल्का सेटिस्फेक्शन था। पूर्णविराम। अचानक ही वो टीना के बारे में सोच उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। आखिर उसी के कारण ही तो वो आज अपनी वाइफ से दूर है। वो गुस्से से अपने जबड़े कसते हुए बोला, टीना अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर उस विवेक को।
मिलकर गेम खेलने का। अब यह अद्विक सिंह राठौर तुम्हारे साथ ऐसा गेम खेलेगा कि तुम गेम खेलना ही भूल जाओगी। यह सब बोलते हुए अद्विक की आंखें गुस्से से आग उगल रहे थे। उसका चेहरा भी गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसी समय उसके रूम का डोर नॉक हुआ और टीना अपने सेडक्टिव वॉइस में बोली, अद्विक बेबी क्या तुम अभी भी सो रहे हो? प्लीज ओपन द डोर बेबी। अद्विक टीना की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर सीधे वॉशरूम में चला गया और शॉवर लेने लगा। करीब 15 मिनट बाद अद्विक वॉशरूम से बाहर आया और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। टीना अभी भी डोर के बाहर खड़ी उसे नॉक किए जा रही थी, पर अद्विक ने तो जैसे उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। पूर्णविराम। टीना बाहर खड़ी गुस्से से लाल पीली हो गई थी। वो गुस्से से बौखलाई हुई बोली, आखिर ये अद्विक सिंह राठौर डोर क्यों नहीं ओपन कर रहा है? बहुत घमंड है ना इसे खुद पर। कोई बात नहीं, एक बार मेरी तुमसे शादी हो जाए फिर मैं तुमसे हर एक चीज का हिसाब लेकर रहूंगी। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते मिस्टर अद्विक सिंह राठौर। ये सब बोलते हुए टीना की होठों पर अभी टीना वही डोर पर खड़ी ही थी कि उसी समय झटके से डोर ओपन हुआ। टीना घबरा कर सामने देखी तो वहां पर अद्विक खड़ा था। अद्विक इस वक्त ब्लैक कलर के श्री पीस सूट पहन रखा था। वो इस वक्त दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। पूर्णविराम। टीना अपने लस्ट भरी नजरों से अद्विक को देखने लगी। अद्विक उस पर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गया। टीना जल्दी से आगे बढ़कर अद्विक से चिपक गई। अद्विक को टीना को खुद से चिपकते देख उसके आंखें लाल हो गई। उसे टीना को देखकर घिन सा महसूस हो रहा था। टीना उसी तरह अद्विक से चिपके हुए बोली, बेबी तुम कहाँ जा रहे हो? अद्विक झट से टीना को खुद से दूर कर दिया और बिना टीना की तरफ देखे बिना किसी भाव के बोला, मुझे लेट हो रहा है, मेरा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहकर अद्विक तेजी से आगे बढ़ गया। टीना गुस्से से घूर कर देख रही थी। पूर्णविराम। अभी अद्विक आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने से आ रहे किसी से टकरा गया। ऐसे अचानक किसी के टकराने पर अद्विक गुस्से से तिलमिला उठा। वो गुस्से से बौखला उठा और चिल्लाया, हाउ डे यू। तभी सामने खड़ी लड़की को देख वो बिल्कुल चुप हो गया। सामने इस वक्त कोई और नहीं आकृति थी। आकृति को अपने सामने फिर से देखकर अद्विक की आंखों में एक चमक सा आ गया। वही आकृति की नजर जैसे ही अद्विक पर गई वो झट से अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को कवर करने लगी। आकृति को इस तरह से चेहरे को कवर करते देख अद्विक को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से तभी टीना भागकर जल्दी से वहां आई और आकृति को घूर कर देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? आकृति अपने सिर को नीचे झुकाकर धीरे से बोली, वो मेरा यहाँ कुछ छूट गया था। ये कहते हुए वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से रूम की तरफ भागी। अद्विक और टीना दोनों ही उसे रूम की तरफ जाते हुए देखे और रूम की तरफ बढ़ गए। पूर्णविराम। अद्विक जब देखा कि आकृति रूम में आकर बेड पर रखे एक एक सामान को हटाकर बड़े ही बेताबी से कुछ ढूंढ रही है, इसके साथ साथ वो रूम में भी इधर उधर देख रही थी। अद्विक तो यह सब देख सब समझ गया। वो धीरे से अपने कोट के पॉकेट में हाथ डाला तो उसके हाथ में वह हेयर क्लिप आ गए। उस हेयर क्लिप को देख वो हल्का मुस्कुराया और मन ही मन बोला, बीवी तुम्हें इस है। वहीं आकृति पूरे बेड और पूरे रूम को छान मारी पर उसे अपना हेयर क्लिप नहीं मिला तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हालांकि उसने अपने चेहरा कवर कर रखा था पर अद्विक उसके आंसुओं को साफ महसूस कर पा रहा था। उसे आकृति का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा और थोड़े गुस्से से बोला, ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुमने पूरे बेड और पूरे कमरे का कबाड़ा? आकृति डर कर थोड़ा सा पीछे होकर धीरे से बोली, वो मेरा सामान यहीं गिर गया था। ये बोलते हुए उसका गला रूंध गया। अद्विक अब थोड़ा इरिटेट होकर बोला, आखिर कौन सा सामान है? ऐसा क्या गिर गया था मुझे बता। आकृति अद्विक के पूछने पर धीरे से बोली, वह मेरा हेयर क्लिप। अद्विक अजीब सा मुंह बनाकर बोला, अरे तो एक हेयर क्लिप ही है, एक नॉर्मल से हेयर क्लिप के लिए इतना ड्रामा कर रही हो? आकृति अद्विक की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। वो उसी तरह अपने रूंधे हुए गले से बोली, वो आपके लिए मामूली होगा, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो वो बहुत कीमती है। अद्विक आकृति की बात सुन एक पल के लिए हैरान हुआ और उसे खुद पर प्राउड भी फील होने लगा कि उसकी वाइफ उसे इतना चाहती है कि उसकी दी हुई एक नॉर्मल हेयर क्लिप के गायब होने से इतना बेचैन हो गई। अद्विक धीरे से अपने कोट के पॉकेट से उस हेयर क्लिप को बेड के एक साइड गिरा दिया। पूर्णविराम। आकृति एक बार फिर से जब ढूंढने लगी तो उसे जैसे ही वो हेयर क्लिप मिला वो झट से उसे अपने हाथों में भरकर अपने सीने से लगा ली। उसकी आंखों से आंसू और तेजी से गिरने लगे। अद्विक सब देख रहा था और उसे आकृति के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। आकृति जल्दी से वहां से जाने लगी पर अचानक ही बेड से ठोकर लगने के कारण वो लड़खड़ाई पर इससे पहले वो गिरती। ऐसे अचानक अद्विक के संभालने से आकृति के चेहरे पर से उसका दुपट्टा हट गया। अद्विक की नजर आकृति के खूबसूरत चेहरे पर ठहर गए। उसकी नजरें आकृति के चेहरे से होते हुए उसके कांपते हुए गुलाबी होठों पर ठहर गए। अद्विक का मन कर रहा था कि अभी आकृति को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को चुमकर उसे बहुत सारा प्यार करे और ये सब सोचते हुए अद्विक टीना की तेज आवाज सुनते ही आकृति झट से अद्विक से दूर हो गई और अद्विक ने भी अपने इमोशन पर कंट्रोल कर उसे छोड़ दिया। अद्विक वापस से अपने इमोशनलेस फेस के साथ टीना की तरफ एक नजर देखा और तेज कदमों के साथ रूम से बाहर निकल गया। पूर्णविराम। टीना गुस्से से आकृति की तरफ बढ़ी और चिल्लाकर बोली, तुम यहाँ मेरे अद्विक बेबी पर डोरे डालने आई थी ना? जरूर उस आकृति से यूज करना चाह रही थी। आकृति टीना की तरफ देखकर थोड़े गुस्से से बोली, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वैसे भी वो मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी वाइफ, तो मुझे उन्हें सिड्यूस करने की जरूरत नहीं। ये करके आकृति भी तुरंत तेजी से वहां से बाहर निकल गई। टीना गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए आकृति को जाते हुए घूर कर देख रही थी। वो मन ही मन बोली, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पति का जो टैग है उसे भी छीन लूंगी, जैसे मैंने अद्विक को अपना लिया है अब मैं उसे हासिल करके रहूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच मिस आकृति। अद्विक बाहर आकर अपने घर में बैठा और उसकी कार ऑफिस के लिए निकल गई। करीब घंटे बाद अद्विक की कार सीधा राठौर इंस्ट्रीज के सामने आकर रुका। अद्विक कार से निकलकर सीधा ऑफिस के अंदर चला गया। अद्विक के ऑफिस पहुंचते ही ऑफिस में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया क्योंकि सभी जानते हैं कि उनका बॉस कितना ज्यादा खतरनाक है और उनका गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा खराब, इसलिए वहां सभी अद्विक को देखकर सभी एमएलआई उसे ग्रीट किए, लेकिन अद्विक किसी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट से अपने फ्लोर पर चला जाता है जो कि 28 फ्लोर पर था। अद्विक लिफ्ट से होते हुए अपने केबिन में जाता है। पूर्णविराम। अद्विक का केबिन अंदर से बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था। वहां से पूरा मूवी शहर दिखाई देता था। उसके केबिन के साथ ही एक प्राइवेट रूम भी अटैच था जहां पर कभी कभी अद्विक देर रात तक काम करने में बिजी होने के कारण वो यही रुका करता था। पूर्णविराम। राठौर कंपनी कोई नॉर्मल कंपनी नहीं थी। वो एशिया की नंबर 1 इंडस्ट्रियल कंपनी मानी जाती है और अद्विक दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। अद्विक बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो अंडरवर्ल्ड का भी बादशाह कहा जाता था, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। पूर्णविराम। अद्विक अपने ऑफिस में जाकर चेयर पर बैठ जाता है और उसके सामने उसका असिस्टेंट रोहन खड़ा होता है। अद्विक अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उससे पूछता है कि जो मैंने बोला था वो काम हुआ या नहीं।
उसका असिस्टेंट अपना सिर हाँ में सर हिला देता है। उसके हाँ को सुनकर अद्विक के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाते हैं। रोहन अपने बॉस के चेहरे पर ये स्माइल देख समझ जाता है कि जरूर उसका बॉस कुछ खतरनाक सोच रहे हैं। रोहन पूरे 8 सालों से अद्विक के साथ है तो वो अद्विक को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुका। अद्विक तुरंत कोई फाइल लेकर चेक करने लगता है। तभी फिर अद्विक अपने असिस्टेंट की तरफ वो फाइल बढ़ाते हुए कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जिसे समझकर असिस्टेंट यानी कि रोहन केबिन से निकल जाता है और अपने केबिन में जाकर काम करने लगता है। तभी वहां पर एक झटके में डोर ओपन कर एक लड़का अंदर आया। अद्विक जिसकी अभी कुछ देर बाद ही एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो वो उससे रिलेटेड फाइल चेक कर रहा था। पूर्णविराम। ऐसे अचानक बिना नॉक के केबिन में एंटर करने वाले इंसान पर अद्विक को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपने खतरनाक आवाज में बिना सामने देखे बोला, हु इज दैट स्काउंड्रल? क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तभी सामने खड़ा लड़का तुरंत बोला, विवेक अद्विक का सौतेला भाई है। अद्विक विवेक की तरफ देखता है तो उसके आंखों के सामने विवेक और टीना का इंटीमेट सीन आ जाता है, जिससे वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करके तेज आवाज में बोला, ये क्या तरीका ऐसे केबिन में आने का तुम्हें? विवेक पहले तो अद्विक के ऐसे बोलने पर चौंक जाता है, क्योंकि अद्विक कभी भी उससे ऐसे बात नहीं करता था, पर फिर कुछ सोचकर बहुत मासूम बनकर बोला, सॉरी बाय। और ये भाई भाई क्या लगा रखा है? मैं यहाँ तुम्हारा भाई नहीं, मैं यहाँ बॉस हूँ, सो यू शुड कॉल मी बॉस। अद्विक तुरंत ही विवेक की तरफ घूर कर देखते हुए अपने कड़क आवाज में बोला। अद्विक की बात सुन एक बार फिर से विवेक चौंक गया, लेकिन ज्यादा रिएक्ट किए बगैर बोला, ओके बॉस। हम बोलो ऐसा क्या हो गया जो अपने मैनर्स को भूलकर ऐसे मुंह उठाए केबिन में आ गए? अद्विक बड़े ही एरोगेट वे में बोला। तभी विवेक आगे बोला, बॉस ये कैसी नोटिस मुझे मिला है, मुझे अकाउंटेंट हेड से हटाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि वहां पर बहुत सी गलतियां हैं, बहुत से पैसों का डिटेल वहां पे नहीं है और लास्ट 2 मंथ से कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। ये सब क्या है? इसमें साफ साफ दिख रहा है कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, किसी का भी हिसाब नहीं है। ये बोलते हुए अद्विक एक फाइल को विवेक की तरफ फेंकते हुए गुस्से से बोला, पूर्णविराम। वो भाई अभी विवेक इतना ही बोला था कि अद्विक के घूरने पर हड़बड़ा कर तुरंत बोला, भाई नहीं बॉस, वो मैं तो अपडेट करने ही वाला था। या तो तुम मुझे नेक्स्ट 2 दिन में सब कुछ अपडेट करके दो, वरन मुझे तुम्हें उस पोजीशन से हटाकर तुम्हें डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉई के तौर पर शिफ्ट करना पड़ेगा। अद्विक बिना विवेक की तरफ देखे अपने कोल्ड वॉइस में बोला, पूर्णविराम। अभी विवेक कुछ बोलता, अद्विक गुस्से से घूरते हुए उसे अपने हाथ दिखाकर केबिन से बाहर जाने का इशारा किया। ये देखकर विवेक को बहुत तेज गुस्सा आता है, पर वो खुद को कंट्रोल कर कुछ बोलना चाहता है। उसी समय रोहन नॉक करके केबिन में आता है। पूर्णविराम। केबिन में आकर वो अद्विक को मीटिंग के लिए रिमाइंड करता है और फिर अद्विक तुरंत रोहन के साथ ही मीटिंग के लिए निकल जाता है। अद्विक को ऐसे जाते देख विवेक गुस्से से बौखला उठा। उसका इस वक्त अद्विक पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो वो अभी उसे मार डालता। पूर्णविराम। वही अद्विक की मीटिंग काफी लंबी चलती है और करीब 4 घंटे बाद अद्विक फ्री हुआ और अपने केबिन में आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्के हल्के थकान के भाव थे। वह चेयर पर पीछे की तरफ सिर किए अपनी आंखें बंद किए बैठा था। पूर्णविराम। उसी समय अद्विक के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। अद्विक पहले तो इग्नोर किया, पर जब 2-3 बार नोटिफिकेशन की आवाज आई तो वो अपने मोबाइल को ओपन करके चेक किया और उस पर आए हुए नोटिफिकेशन को देख अद्विक का चेहरा डार्क हो गया। वह अपने डार्क नजरों के साथ मोबाइल को घूर कर देख रहा था। उसके हाथों की पकड़ मोबाइल पर कस गए और माथे की नसें उभर आई। पूर्णविराम। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर बोला, गाड़ी निकालो। ये कहते हुए वो तुरंत चेयर पर से उठा और तेज कदमों के साथ केबिन से बाहर निकल गया। रोहन अपने बॉस के डार्क फेस को देख बुरी तरह से डर गया, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे तुरंत ही वहां से निकल गया। पूर्णविराम। अद्विक के चेहरे को देख साफ पता चल रहा था कि अभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अपने पर्सनल लिफ्ट से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आया और तुरंत ही बाहर आया तो उसका कार पहले से रेडी था और वो बिना रुके बैंक सीट पर जाकर बैठ गया। रोहन भी ड्राइवर के बगल वाले सीट पर आकर बैठ गया और कार तेजी से वहां से निकल गई। पूर्णविराम। करीब 40 मिनट बाद एक रेस्टोरेंट के सामने वो कार रुकी। अद्विक सबसे पहले अपने फेस को कवर किया और कार से बाहर आया, फिर तेज कदमों के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही वो अपने तीखी नजरों के साथ चारों तरफ घूर कर देखने लगा। पूर्णविराम। वही रेस्टोरेंट में एक साइड कॉर्नर में उसकी निगाहें जाकर ठहर गए। वहां पर आकृति अपनी फ्रेंड जिया और एक लड़के के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। अभी वो तीनों ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वो लड़का आकृति से कुछ ज्यादा ही फ्लर्टी होकर बातें कर रहा था, जिससे आकृति कुछ बोल नहीं रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। पूर्णविराम। यही फोटो अद्विक के पास गया था, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ अपनी वाइफ को किसी दूसरे लड़के के साथ ऐसे हंस हंस कर बातें करता देख उसका खून खौल उठा। अद्विक उस लड़के का चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो अद्विक की तरफ पीठ किए हुए था। पूर्णविराम। आकृति को खुद से दूर रहकर इस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए देख अद्विक को बहुत बुरा लगा और कहीं ना कहीं उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसी समय आकृति वॉशरूम का पूछकर वहां से दूसरी तरफ जाने लगी। पूर्णविराम। अद्विक यह देख तेजी से आगे बढ़ा और बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे वॉशरूम के पास खड़ी आकृति के पास जा पहुंचा। जैसे ही आकृति ने किसी मास्क मैन को अपने सामने देखी तो वो घबरा गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, कौन हो तुम? तभी अद्विक आकृति की तरफ देखते हुए बिना कुछ बोले एक झटके में उसे उठाकर कंधे पर टांग लिया। आकृति खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। आकृति को नहीं पता था कि अभी जिसने उसे अपने कंधे पर उठा रखा है वो कोई और नहीं उसका हस्बैंड अद्विक है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और डर के कारण उसके कंधे पर बार बार अपने मुक्के की बारिश किए जा रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन हो तुम? बिना कोई रिएक्शन किए, बिना कुछ बोले जबरदस्ती आकृति को उसी तरह कंधे पर लिए बाहर आ गया। उसकी कार बाहर ही खड़ी थी। ड्राइवर जल्दी से बैकसीट का डोर ओपन किया और अधिक आकृति को बैकसीट पर लगभग पटक दिया, जिससे आकृति को हल्का सा चोट लग गया और उसके मुंह से एक आह निकल गई। लेकिन आकृति अपने दर्द को इग्नोर कर हड़बड़ाते हुए कार से बाहर निकल, पर इससे पहले कि वो डोर ओपन करती अद्विक तुरंत कार में बैठकर तुरंत डोर को लॉक कर दिया। आकृति डर के कारण कार के एक कोने में बैठे हुए धीरे से बोली, कौन हो तुम? छोड़ छोड़ दो ना मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। आकृति की बात सुन अद्विक अपने नीली आंखों से उसे घूर रहा था और मन ही मन वो खुद से बोला, ये मेरी ही वाइफ है ना? इसे पता भी नहीं चल रहा कि इसे उठाकर लाने वाला कोई और नहीं उसका हस्बैंड है। पर फिर खुद को ही डांटते हुए बोला, आखिर इसे पता भी कैसे चलेगा? मैं कभी अपना एहसास इसको होने ही नहीं दिया, मैं कभी इसके करीब गया ही नहीं। एक बार हम करीब हुए भी तो वो भी नशे में थे, तब भला उसे कहां से मेरा एहसास का पता चलेगा?
आकृति अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपकते हुए डर से अद्विक को देख रही थी। आकृति को खुद की तरफ एक टक देखते हुए देख के अद्विक के होठों पर स्माइल आ गए, पर चेहरे पर मास्क होने के कारण आकृति उसके स्माइल को नहीं देख पाती। पूर्णविराम। कहीं जाकर अद्विक आकृति के खूबसूरत चेहरे को देख पा रहा था। कितना बेचैन था वो अपनी वाइफ के चेहरे को निहारने के लिए। उसने यह सोच लिया कि वो अभी अपना मास्क नहीं हटाएगा, वरना मास्क हटाते ही आकृति को पता चल जाएगा कि अभी उसके सामने कौन है, तो फिर वो वापस से अपना चेहरा कवर कर लेगी। यह सब सोचकर अद्विक आकृति की तरफ देखते हुए ही ड्राइवर आकृति अभी भी कार से निकलने की कोशिश में लगी हुई थी, पर अफसोस वो चाह कर भी नहीं निकल सकती थी। अद्विक आकृति के हरकतों को देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में बोला, बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत, वरना। अद्विक की खतरनाक आवाज को सुन आकृति हड़बड़ा गई। उसे कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि हो ना हो ये उसका हस्बैंड ही है। उसका तेज धड़कता दिल उसे बता दिया था कि सामने बैठा इंसान उसका अपना हस्बैंड है, पर उसका माइंड ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। यार, अद्विक ने ध्यान दिया कि आकृति उससे काफी दूर बैठी हुई है। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अद्विक उसके और आकृति के बीच की दूरी को घूर घूर कर देखने लगा। वो अपनी आकृति से दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो अद्विक आकृति के कमर में हाथ डाल एक झटके में उसे खुद के करीब खींच लिया और तुरंत उसे अपने गोद में बिठा लिया। पूर्णविराम। अचानक अद्विक के ऐसे खींचने से आकृति का तो डर से बुरा हाल हो गया। उसका चेहरा डर के कारण पीला पड़ गया था और उसकी आंखें नम हो गई थी। वो नम आंखों के साथ अद्विक के चेहरे की तरफ बिना देखे धीरे से बोली, प्लीज ऐसा मत करिए, आई एम मैरिड, में शादीशुदा हूं और मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड मुझे गलत समझे। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं और मैं उनसे दूरी नहीं। अद्विक आकृति की बात सुनकर गिल से भरे जा रहा था। उसकी वाइफ का यह कहना कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, यह सुनकर तो अद्विक के दिल में जैसे मानो खुशी के लड्डू फूटने लगे। ऐसा लगा कि जैसे वह खुशी से पागल ही हो जाएगा। पर जैसे उसने आकृति की आखिरी लाइन सुनी कि मैं उनसे दूर नहीं होना चाहती, ये सोचकर अद्विक को अपने पिछले जन्म का याद आने लगा कि जब टीना ने अद्विक को आकृति के खिलाफ भड़काया था, ये कहकर कि उसे हर रोज कोई ना कोई नए लड़कों के साथ सुना होता है और वो आकृति की बहुत सारे लड़कों के साथ बहुत सारी फोटो क्लिक करवा के अद्विक को देती है और यही बोलती कि उसका कई लड़कों के साथ चक्कर है, वह तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो सिर्फ उन फोटोज को देखकर अद्विक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो आकृति को बहुत कुछ भला बुरा बोलता है। इसके साथ ही साथ वो उसे कोई भी मतलब न रखने के लिए भी कह देता है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। आखिर उसकी वाइफ तो पिछले जन्म में भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और अभी भी पर वही था जो टीना जैसी बुरी लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ गया था। यह सब याद कर अद्विक के आंखों में गुस्से के भाव उतर आए। गुस्से के कारण उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और उसकी पकड़ आकृति के कमर पर कस गए। आकृति जो कि अद्विक के पास ही थी, वो अद्विक के ऐसा करने से और भी ज्यादा घबराने लगी। वो डर के कारण अब कांपने लगी थी। पूर्णविराम। आकृति को खुद से इतना डरते हुए देख अद्विक एक झटके में उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके पेट को सहलाते हुए बोला, डॉट पैनिक वाइफ, आई एम योर हस्बैंड। जैसे ही आकृति ने यह सुना वो तो हैरान रह गई। आकृति अद्विक के सीने से दूर होकर उसके चेहरे की तरफ देखी तो अद्विक अपने दूसरे हाथ से चेहरे पर लगे मास्क को उतार दिया। आकृति की तो आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। पूर्णविराम। वो एक टक तो अद्विक के चेहरे को देख रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी वो जिसके पास है वो कोई और नहीं उसका हस्बैंड है, और वो भी उसके इतना करीब। वो अभी अपने सोच में गुम थी कि अद्विक धीरे से आगे बढ़ा और आकृति के माथे को बड़े ही शिद्दत से चुम लिया। अद्विक से ऐसा करते ही आकृति की आंखें अपने आप ही बंद हो गए और उसकी आंखों में भरे आंसू लुढ़क आकृति के आंखों से बह रहे आंसू को देख अद्विक को अपने दिल में एक टीस सा उठा। आकृति के आंसू अद्विक के सीने पर किसी खंजर की तरह काम कर रहा था। वो आकृति के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा और आकृति के आंखों से बह रहे आंसुओं को अपने होठों में ले लिया। पूर्णविराम। अद्विक के होठों को अपने गालों पर महसूस कर आकृति की आंखें बंद हो गई। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। इसके साथ ही साथ उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी जो हो रहा है वह सच है या कोई सपना। फिर आकृति भी मुस्कुराते हुए न जाने उसे क्या हुआ, वो आगे बढ़कर अद्विक को अपने गले से लगा लेती है। आकृति को अपने सीने से लगते देख अद्विक बहुत ही अचानक ही कार के ब्रेक लगने से अद्विक अपने सेंस में वापस आया। वो इधर उधर अपनी नीली आंखों को घुमा कर देखा तो आकृति अभी भी कार के विंडो के पास चिपक के बैठी हुई थी। उसकी आंखों में अभी भी डर के भाव थे और अद्विक के मुंह पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। क्या अद्विक सब समझ गया कि अभी तक जो वो महसूस कर रहा था वो सब सिर्फ उसका एक सपना था। वो मन ही मन खुद को डांटते हुए बोला, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ। फिर वो अपनी नीली आंखों से आकृति की तरफ घूर कर देखा और मन ही मन बड़बड़ाया, उफ, तुम तो मुझे पूरी तरह से अपना दीवाना बना रही हो, रातें तो रातें दिन में भी मुझे नहीं छोड़ रही हो। पूर्णविराम। ये कहकर अद्विक तिरछा मुस्कुराया। उसे अभी कुछ देर पहले जो भी आकृति को लेकर महसूस हुआ था वह सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। तभी ड्राइवर अपने धीमे आवाज में बोला, सर हम पैलेस पहुंच चुके हैं। अद्विक यह सुनकर कुछ नहीं बोला और ड्राइवर अपनी बात बोलकर कार से बाहर से निकल गया। वही आकृति ने जब यह सुना तब वो अपने चेहरे को ऊपर कर विंडो से बाहर देखी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि अभी कार एक बहुत ही खूबसूरत से पैलेस के सामने रुकी थी। पूर्णविराम। इस पैलेस में उसकी पूरी फैमिली रहती थी, पर आकृति यह सोच के हैरान थी कि आखिर ये आदमी उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे पूरा विश्वास हो गया था कि ये अनजान शख्स कोई और नहीं उसका हस्बैंड है। पूर्णविराम। अद्विक अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर आकृति को उसकी कमर से पकड़ लिया। अद्विक के ऐसा करते ही आकृति हड़बड़ा गई। वो फिर से डरते हुए बोली, कौन हो, क्या आप हो? आकृति की बातें सुन अद्विक की नीली आंखें में चमक उठी। वह समझ गया कि उसकी वाइफ आकृति को सब पता चल चुका है। पूर्णविराम। वो आकृति की तरफ एक टक अपनी नीली चमकती आंखों से देखते हुए तुरंत अपने चेहरे पर से मास्क हटा दिया और उसी तरह आकृति की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें क्या लगा और कौन हो सकता है? आकृति अद्विक की बात पर कुछ बोलती उससे पहले ही अद्विक आगे बोला, बाय द वे फालतू की बातें बंद करो और चुपचाप से कार से बाहर आओ। हम दोनों को आज दादाजी ने कॉल करके बुलाया था, इस कारण मैं यहाँ तुम्हें लेकर आया हूँ। और हाँ, अपने चेहरे को अब से कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर अद्विक आकृति के कमर को धीरे से छोड़ा और तुरंत ही कार का डोर ओपन करके बाहर आ गया। आकृति जो कि अद्विक की बात सुना बहुत ही ज्यादा नर्वस होने लगी थी। उसके माइंड में यही चल रहा था कि अभी तक वो जिसे एक अनजान शख्स समझ रही थी वो कोई और नहीं उसका हस्बैंड है। पूर्णविराम। अद्विक के गर्म हाथों के छून को आकृति अभी भी अपने कमर पर महसूस कर पा रही थी, जिससे उसका चेहरा हल्का हल्का रेड हो गया था। इसके साथ ही साथ उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज तेज चलने लगी। वो खुद को संभालकर धीरे से कार से बाहर आई। अद्विक अभी वहीं कार के पास ही खड़ा था। पूर्णविराम।
आकृति के बाहर आते ही अद्विक अपने नीली आंखों को रोल कर एक बार आकृति की तरफ देखा जो नजरें नीचे किए खड़ी थी। वो आकृति का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही अद्विक ने आकृति के हाथ को पकड़ा उसे अपने शरीर में एक तेज करंट सा महसूस हुआ। उसकी नजरें तुरंत आकृति के खूबसूरत चेहरे पर चले गए। यही हाल आकृति का भी था। पूर्णविराम। अद्विक वापस से सामने की तरफ देखा और तेज कदमों से पैलेस के अंदर चल दिया। पैलेस के बाहर खड़े सारे गाइंस उन दोनों को देखकर बड़े ही रिस्पेक्टली अपने सिर को झुकाकर ग्रीट करने लगे, पर अद्विक उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करके आकृति के हाथों को पकड़े हुए ही अंदर की तरफ चल दिया। पूर्णविराम। अद्विक आकृति के सॉफ्ट हैंड को अपने हाथों में महसूस कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, पर वो अपने अंदर के खुशी के भाव को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसके चेहरे पर अभी कोई भी भाव नहीं थे। वो अपने स्टेट फेस के साथ पैलेस के अंदर गया। पूर्णविराम। हाल में पूरे फैमिली मेंबर इकट्ठा थे। जैसे ही आकृति अद्विक के साथ वहां पहुंची वैसे ही एक लड़की भागते हुए आकर सीधे आकृति के गले से लग गई। आकृति भी उसे लड़की को देख मुस्कुराने लगी और वो जो अभी तक अद्विक के हाथ को पकड़ी थी वो तुरंत ही अद्विक के हाथ को छोड़ उस लड़की के गले लग गई। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वह लड़की हंसते हुए आकृति से बोली, अक्कू तुझे पता है मैं कब से तेरा वेट कर रही थी और तू अब आ रही है। आकृति यह सुन उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा सच में आदि, पर मुझे नहीं पता था। और तू कब आई? रात में आई। वो लड़की यानी कि अदिति खुश होकर आकृति से बोली। अदिति, जिसको आकृति प्यार से आदू बुलाती है, ये अद्विक की छोटी बहन है जो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। वही अद्विक भी उसे बहुत मानता है पर कभी शो नहीं करता। फिर आकृति का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर दूसरी तरफ ले जाते हुए बोली, अक्कू चल पहले तू मेरे साथ, मुझे तुझसे आकृति भी मुस्कुराते हुए उस लड़की के साथ चली गई। वही अद्विक अपने गुस्से से जलती हुई निगाहों के साथ कभी अपने खाली हाथ को देखता तो कभी उन दोनों जाते हुए घूर कर देखता। पूर्णविराम। ये मेरी ही वाइफ है ना? कैसे अपनी फ्रेंड से मिलते ही मुझे पूरी तरह से भूल गई। अद्विक आकृति को अपनी नीली आंखों से घूरते हुए मन ही मन बोला, फिर अपना सिरना में झटकते हुए आगे बढ़ गया। अद्विक जाकर वही हॉल में रखे सोफे पर आराम से बैठ गया। पूर्णविराम। अद्विक के जस्ट सामने वाले सोफे पर उसके दादाजी मिस्टर अमरेंद्र सिंह राठौर और साइड में उसके डैड मिस्टर विजय राठौर बैठे हुए थे और वो दोनों ही अद्विक को ही घूर कर देख रहे थे। उन दोनों लोगों को अभी अद्विक पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अद्विक ने आकृति को अपने विला से बाहर निकाल दिया है और वो आकृति को डाइवोर्स भी देना चाहता है। वहां पर एक मेड आती है और वहीं रखे टेबल पर अद्विक के लिए कॉफी और सैक्स रखकर चली जाती है। अद्विक एक नजर टेबल पर रखे कॉफी को देखा और फिर कॉफी मग उठाकर उसके सिप लेने लगता है। उसके चेहरे पर अभी कोई भी भाव नहीं थे। तभी विजय जी उसे घूर कर देखते हुए बोले, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी अद्विक। अद्विक कॉफी का सिप लेते हुए उसी तरह बिना किसी भाव के बोला, कैसी उम्मीद? विजय जी गुस्से से बोले, क्या अभी तुम जानना चाहोगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? ये कहते हुए गुस्से से वो कुछ बोलने वाले थे कि तभी अद्विक के दादाजी अमरेंद्र जी उसे आंखों से ही कुछ ना बोलने का इशारा करते हैं जिससे विजय जी शांत हो जाते हैं। पूर्णविराम। हम दादाजी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अद्विक उसी तरह कॉफी का सिप लेते हुए अपने दादाजी अमरेंद्र सिंह राठौर की तरफ देखकर पूछा। दादाजी अजय की तरफ देखते हुए बोले, बेटा हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए यही रह जाओ। अद्विक अपने एक भवे चढ़ाकर बोला, वो क्यों? दादाजी एक गहरी सांस लेकर बोले, वो इसलिए क्योंकि 2 दिन बाद करवा चौथ है और हमारी बहू का ये पहला करवा चौथ है और उसके एक हफ्ते बाद दीपावली है। इसलिए हम चाहते हैं कि बहू यही अपने ससुराल में रहकर फंक्शन को एंजॉय करे। वही आकृति और अदिति भी उसी समय वहां आ जाती हैं। वो दोनों भी दादाजी की बातें सुन लेती हैं। पूर्णविराम। जहां अदिति खुश हो रही थी कि अब कुछ दिन तक उसकी फ्रेंड साथ में रहेगी, वही आकृति को तो मन ही मन बहुत डर सा लग रहा था कि अब अद्विक गुस्से में जरूर कुछ गलत ही ना बोल दे। उसे पता था कि अद्विक कभी भी यहाँ नहीं रुकना चाहेगा। पूर्णविराम। पर तभी अद्विक की बात सुनकर आकृति हैरान रह जाती है। अद्विक कुछ देर तक चुप रहने के बाद दादाजी की तरफ देखकर अपने स्टेट फेस के साथ ही बोला, ओके अगर आप यही चाहते हो तो मैं तैयार हूं। अद्विक से हाँ की उम्मीद दादाजी और उसके डैड विजय जी को बिल्कुल भी नहीं थे, पर अद्विक के डिसीजन सुनकर दोनों लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पूर्णविराम। वही उसी समय अद्विक की सौतेली मां सुनैना जी अपने बेटे विवेक के साथ वहां आती हैं और वो भी यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। उन्हें भी यही लगा था कि अद्विक कभी भी यहाँ नहीं रुकना चाहेगा, वह भी आकृति के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, पर अद्विक के हाँ को सुनकर वो दोनों माँ बेटे गुस्से से बौखला जाते हैं। पूर्णविराम। वहीं अद्विक याद करता है कि कैसे पिछले जन्म में दादाजी ने जब उसे यहाँ बुलाया था और उसे यहाँ पर रुकने को कहा था तो अद्विक ने यहाँ रुकने से साफ मना कर दिया था और बहुत हंगामा भी किया था। इसके साथ ही साथ उसने आकृति को बहुत भला भी बुरा कहा था जिससे आकृति को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई थी, यहाँ तक कि उसने तो आकृति को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए। यह सब याद करके अद्विक को अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गिल हो रहा था। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए था। उसे धीरे धीरे खुद से नफरत होने लगा था, पर वो ये डिसाइड करता है कि जो गलतियां उसने पिछले जन्म में की है उसे अब इस जन्म में बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेगा। इस जन्म में वो अपनी वाइफ को हर वो खुशी देगा जो वह डिजर्व करती है। आकृति अभी भी अद्विक की तरफ ही हैरानी से देख रही थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अद्विक यहाँ रुकने के लिए तैयार हो गया है। पूर्णविराम। अद्विक खुद पर किसी की नजरों की तपिश को महसूस कर अपनी तिरछी निगाहों से देखा तो उसकी वाइफ उसे ही हैरानी से देख रही थी। अद्विक भी आकृति की तरफ टकटकी लगाए देखने लगा। अद्विक के एक तक नजरों को खुद पर महसूस कर आकृति घबरा गई और झट से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। ये देख अद्विक के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। पूर्णविराम। अक्कू तुझे पता है मैं कितनी खुश हूँ, अब हम दोनों कुछ दिन तक साथ में रहेंगे और बहुत एंजॉय भी करेंगे। मुझे पता ही था कि भाई कभी भी मना नहीं करेंगे। ये कहकर अदिति मुस्कुराते हुए आकृति के गले लग गई। आकृति भी बस हल्का सा मुस्कुरा दी। पूर्णविराम। असल में अदिति को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि उसका भाई अधिक आकृति को बिल्कुल भी अपनी पत्नी नहीं मानता। उसे तो यही लगता है कि उसके भाई और आकृति के बीच सब कुछ ठीक है और आकृति भी उसे सच नहीं बताती क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को के होठों से स्माइल गायब होते नहीं देख सकती और दोनों भाई बहन के बीच कोई दूरियां आए। पूर्णविराम। आकृति भी हंसकर बोली, मैं भी तेरे साथ यहाँ रहकर बहुत ही ज्यादा खुश रहने वाली हूँ और हम दोनों साथ में खूब एंजॉय करेंगे। कुछ देर तक बातें करने के बाद अद्विक अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आकृति अद्विक के रूम में ना जाकर अदिति के रूम में ही रुक जाती है क्योंकि उसे पता था कि अद्विक कभी भी उसे अपने रूम में देखना बर्दाश्त नहीं करेगा। पूर्णविराम। जब अदिति उस बार बार बोलती है कि जा भाई तेरा इंतजार कर रहे होंगे और जाकर फ्रेश हो ले, आकृति बात बदलने के लिए बोली, क्यों क्या तू नहीं चाहती कि मैं तेरे साथ यहाँ रहूं? देख उनके साथ तो मैं हमेशा रहती हूँ ना। अदिति आकृति की बात सुन मुस्कुराने लगती है और आकृति के गाल को खींचते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं तेरे लिए भाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट
आकृति भी अदिति के गाल को खींच करते हुए बोली, हाँ वो तो हमेशा से ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहकर दोनों ही हंसने लगती है। वही अद्विक रूम में आता है। उसे लगता है कि शायद आकृति भी रूम में आए पर काफी टाइम हो जाता है, लेकिन आकृति रूम में नहीं आती है तो वो अदिति के रूम की तरफ बढ़ जाता है, पर रूम के बाहर से ही आकृति की बात सुन वो रात के करीब 9:00 बजे सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अपना अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। इस बीच आकृति और अदिति एक साथ ही बैठी थी और बातें करते हुए डिनर कर रही थी। अद्विक अपनी जलती हुई निगाहों से आकृति को घूर रहा था। वो चाह रहा था कि आकृति एक बार तो उसकी तरफ देखे, पर आकृति डर के कारण एक बार भी अद्विक की तरफ नहीं देख रही थी। यही बात अद्विक को बहुत ही ज्यादा चुभ रही थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद के गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। वही बैठी सुनैना जी और विवेक दोनों की नजरें आकृति और अद्विक पर ही थे और कुछ सोचकर दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पूर्णविराम। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अद्विक यही सोचता है कि चलो कोई ना, अब तो रात में आकृति आएगी ही रूम में, फिर मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये बोल वो कुछ नौटी सा सोच मुस्कुराने लगता है। फिर वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर वो कुछ देर बाद रूम में आता है। पूर्णविराम। अभी वो सिर्फ एक लोअर में था और उसके अपर बॉडी अभी भी नेकेड थे। वो उसी तरह बेड पर आकर लेट जाता है और अपने मोबाइल में आए कुछ मेल को चेक करने लगता है। काफी टाइम हो जाता है पर अदिति नहीं आती। देखते ही देखते रात के 1:00 जाते हैं। अब अद्विक को आकृति पर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में उसी तरह रूम से बाहर आता है और सीधे अदिति के रूम की। अभी अद्विक के चेहरा गुस्से से थोड़ा रेड थे। वो अदिति के रूम के पास पहुंचकर डोर नॉक करता है। कुछ मिनट बाद धीरे से डोर ओपन होता है और अद्विक सामने देखता है तो वहां अदिति खड़ी थी, जो कि अपनी आंखें मलते हुए डोर को पूरा ओपन करती है और सामने खड़े अपने भाई को देखकर थोड़ी हैरान होकर बोली, भाई आप यहाँ, वो भी इतनी रात को। अद्विक अदिति की बात पर ध्यान नहीं देता। उसकी नजरें तो कहीं और ही टिकी हुई थी। वो अपने तिरछी निगाहों से बेड की तरफ देखा तो वहां पर आकृति बड़े ही मजे से सो रही थी। यह देख अद्विक को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वो एक नजर अदिति की तरफ देख फिर बेड पर घूर कर देख अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरी वाइफ को मैं लेने आया। पहले तो अदिति अपने भाई को गुस्से में देख थोड़ा डर जाती है, पर फिर उसके बाद सुनकर वो हंसते हुए बोली, भाई आप भी ना एक रात नहीं रह सकते अपनी वाइफ के बिना, पर अफसोस आज रात तो आपको अकेले ही सोना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड अब घोड़े गधे सब बेच के सो चुकी है, तो आप उसे कल मिल लेना। अब उसे क्या पता कि अधिक तो कभी भी अपनी वाइफ आकृति के साथ। अपनी बात कह के जैसे ही अदिति डोर लॉक करने वाली थी कि तभी अद्विक एक झटके में डोर ओपन कर रूम में आता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है। फिर बिना अदिति से कुछ बोले बेड पर सो रही आकृति को अपनी गोद में उठाता है और तेज कदमों के साथ अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। अदिति तो बस आंखें फाड़ और मुंह खोले अपने भाई की हरकतों को देखते ही रह जाती है। आज उसका वहीं अद्विक आकृति को अपने रूम में लेकर आता है और उसे अपने बेड पर बड़े ही आराम से डाटा देता है, जैसे मानो वो कोई कांच की गुड़िया हो। अगर हल्का सा भी ठोकर लगेगा तो वह टूट जाएगी। अधिक जो अभी कुछ सेकंड पहले आकृति से बहुत नाराज था, पर जब वो आकृति को अपने बाहों में उठाता है तभी उसका गुस्सा तुरंत छूमंतर हो जाता है। पूर्णविराम। आकृति को बेड पर लिटाकर अद्विक बड़े ही गौर से आकृति के खूबसूरत चेहरे को निहारने लगता है। उसकी वाइफ सच में गजब की खूबसूरत थी। उसके चेहरे के हर एक फीचर्स भगवान ने बड़े ही फुर्सत से बना रखा था। यह सब अद्विक आकृति के चेहरे को देखकर अपने मन ही मन बोल रहा था। अद्विक की नीली नजरें आकृति के खूबसूरत आंखों से होते हुए उसके गुलाबी की पंखुड़ियों जय आकृति के गुलाबी होठों को देख अद्विक का गला सूखने लगा। उसे आकृति के सॉफ्ट होठों को अपने होठों में भरने की एक तलब सी होने लगी। वो धीरे से अपने एक हाथ को आकृति के चेहरे की तरफ बढ़ाया और बड़े ही प्यार से उसके गालों को सहलाने लगा। फिर धीरे धीरे वो आकृति के चेहरे की तरफ झुकने लगा। पूर्णविराम। कुछ ही सेकंड में अद्विक के होंठ आकृति के होठों पर थे। जैसे ही अद्विक आकृति के सॉफ्ट होठों को अपने होठों से टच करता है, उसके पूरे शरीर में एक तेज करंट सा दौड़ जाता है। उसे एक अजीब सी हलचल सा महसूस होने लगता है, जिससे न जाने क्यों अधिक को एक अलग ही सुकून सा महसूस होने लगता है। अधिक अब आकृति की होठों पर अपने दबाव बनाने लगता है और बड़े ही इस बात से अनजान आकृति तो मस्त घोड़े बेवकर सो रही थी। वही अद्विक तो जैसे आकृति के होठों में कहीं खोसा हो गया था। करीब 5 मिनट बाद अद्विक आकृति के होठों को छोड़ता है, क्योंकि वो महसूस करता है कि आकृति हल्का हल्का नींद में ही कसम सा रही है। वो आकृति के होठों को देखता है, जो कि अब पिंक से डार्क रेड हो गया था। पूर्णविराम। यह देख उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ जाते हैं। वो अपने अंगूठे से आकृति के होठों को सहलाकर बोला, तारांकन उफ, एक अलग ही नशा है तुम में वाइफ ही, जिसे पीने के बाद हर रोज इसे फिर से पीने का जी चाहता है। ये कह के वो एक बार फिर अद्विक आकृति के होठों पर झुककर एक लाइट किस करता है और फिर अद्विक आकृति के माथे पर अपने होंठ रख उसे शिद्दत से चूम लेता है। एक बार फिर से अधिक आकृति के गालों को सहलाते हुए बोला, सच में मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं जो अपनी इतनी खूबसूरत नशीली बीवी को छोड़ किसी घटिया लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, और उसके कारण मैं तुम्हें बहुत। अपनी बात कहकर अद्विक अपने आंखों में बेपना प्यार लिए आकृति को एकटक देखते हुए आगे बोला, आई एम सो सॉरी वाइफ ही, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, हमेशा तुम्हें गलत समझता रहा, पर देखो ना भगवान ने एक अलग ही खेल खेला। उन्होंने मुझे एक मौका दिया ताकि मुझसे जो भी गलतियां हुई वो अब इस बार में बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अब मैं तुम्हें इतना प्यार दूं। ये कहकर अद्विक आकृति के दोनों खूबसूरत आंखों पर, दोनों सॉफ्ट गालों पर और नोज पर प्यार से किस करता है। फिर इधरी से एक बार और आकृति के गुलाबी होठों को चूम लेता है। अद्विक कुछ सेकंड तक आकृति के चेहरे को नहीं आता रहता है, फिर उठकर वहीं बेड पर उसके बगल में जाकर लेट जाता है। पूर्णविराम। अद्विक अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर आकृति के कमर में डाल उसे खुद से चिपका लेते हैं। आकृति भी नींद में अपने एक हाथ को अद्विक के सीने पर रख देती है। आकृति के ऐसा करते ही अद्विक का दिल बेचैन हो जाता है। उसका चेहरा हल्का हल्का रेड हो जाता है। वो आकृति के हाथ पर अपना एक हाथ रख धीरे से उसके हाथ को अपने होठों के पास लाता है और चूम लेता है। ग्यार फिर अपने एक हाथ को आकृति के सिर के नीचे रख उसे खुद से बिल्कुल चिपक लेता है और अपने दूसरे हाथ से आकृति के बालों को सहलाने लगता है। कुछ ही देर में आकृति के साथ चिपके हुए ही वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। दोनों ही बड़े सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। पूर्णविराम। वही कोई था जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह कोई और नहीं विवेक और टीना थे। विवेक ने आज अद्विक को आकृति को अपने गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाते हुए देख लिया। वो भी पानी पीने के लिए अपने रूम से बाहर आया था। तभी यह सीन देख वो हैरान रह जाता है। वो तुरंत अपने मोबाइल में फोटो क्लिक कर टीना को सेंड करता है। पूर्णविराम। मस्त ड्रिंक करके आराम से बेड पर लेटी हुई थी। मोबाइल पर आ नोटिफिकेशन से उसका ध्यान जाता है। वो जैसे ही चेक करती है वो भी चौंक जाती है। उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो तुरंत विवेक को कॉल करती है तो विवेक भी गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, लगता है तुम अब अद्विक का ध्यान नहीं रख रही, तभी तो उसे आज अपनी वाइफ की जरूरत हो गई। टीना हड़बड़ा जाती है और तुरंत ही विवेक को समझाते हुए बोलती है, बेबी प्लीज नाराज मत हो कि जरूर होना हो, आकृति ने ही कुछ किया होगा, वरना मुझे पता है अधिक तो मेरे प्यार में पूरा पागल है। विवेक एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, पर मुझे क्यों ऐसा नहीं लग रहा।
टीना तुरंत विवेक को समझाते हुए बोली, बेबी तुम नाराज मत होना, मैं कल अपना काम जरूर करूंगी, मैं कल अद्विक से मिलूंगी और जल्द ही उसे आकृति को डाइवोर्स देने के लिए भी कहूंगी और तुम देखना अद्विक भी आकृति को डाइवोर्स दे ही देगा। विवेक ही में सिर हिलाता है और बोलता है, ठीक है कल तुम अपने काम पर लग जाना। टीना भी मुस्कुराकर बोली, ओके बेबी आई लव यू बेबी। विवेक भी एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, आई लव यू टू। यह कहकर कॉल कट कर दिया पूर्णविराम। कॉल कट होते ही टीना को आकृति पर गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से बोली, आकृति 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 तुम चाहे कुछ भी कर लो, अद्विक को तो मैं तुमसे दूर करके रहूंगी, मैं भी देखती हूँ कब तक तुम अद्विक को अपने पास रख सकती हो। बहुत जल्द अद्विक ने जैसे तुम्हें अपने घर से धक्के मार के निकला था वैसे ही अपनी जिंदगी से भी तुम्हें निकाल बाहर कर देगा और फिर वो सिर्फ मेरा होगा। ये करके टीना पागलों की तरह तेज तेज हंसने लगी। पूर्णविराम। अगली सुबह विंडो से आ रही सूरज की किरणें जैसे ही बेड पर सो रही आकृति के चेहरे पर पड़े वह धीरे धीरे अंगड़ाइयां लेते हुए उठने लगी और मुस्कुराकर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर रूम की तरफ देखी तो वो हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो अपनी आंखों को रगड़कर दोबारा से सब जगह चेक करने लगी तो वो एक बार फिर से चौंक गई। खुद को अद्विक के रूम में देख घबराकर उसका दिल ही जैसे बाहर आने को था। उसकी सांसें ही अटक गई थी। वह घबराते हुए डर के कारण बोली, ये मैं पहां कैसे आ गई? मैं तो कल अदिति के रूम में थी और वही सो गई थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या मैं नींद में चलकर यहाँ आ गई? नहीं नहीं, ऐसी तुम कोई बीमारी नहीं है मुझे। आकृति अपनी उंगलियों को दांतों के बीच दबाए हुई थी। अभी आकृति ऐसा बोल ही रही थी कि तभी अद्विक के रौबदार आवाज उसके कानों में पड़े, पूरी रात मुझे परेशान करने के बाद अब सोकर उठी हो। जैसे ही आकृति ने अद्विक की बात सुनी वो एक बार हैरानी से सामने देखी तो अद्विक वहीं खड़ा उसे अपने नीली आंखों से घूर घूर कर देख रहा था। अब तो अद्विक की नीली आंखों को खुद पर देख आकृति बुरी तरह से डर से कांपने लगी। वो जल्दी से बेड पर से नीचे उतर गई और अपनी नजरें नीचे कर खड़ी हो गई। पूर्णविराम। अद्विक अभी भी लगातार आकृति को ही घूर कर देख रहा था। अद्विक की नजरों की तपिश को खुद पर महसूस कर आकृति डर से बुरी तरह कांप गई। वो अपनी कांपती हुई आवाज में धीर से बोली, नहीं मैं तो कल रात में अदिति के रूम में सो रही थी पर मैं यहाँ कैसे आ गई? अद्विक उसी तरह अपने तेज आवाज में बोला, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं खुद तुम्हें यहाँ अपने रूम में लेकर आया हूँ। आकृति अद्विक की तेज आवाज सुन अब तो बुरी तरह से डर गई। वो तुरंत अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, नहीं मैंने ऐसा कब कहा? तारांकन तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अद्विक उसी तरह बिना किसी भाव के बोला। आकृति एक नजर अद्विक की तरफ देखी। अद्विक अभी अभी जिम से आया था जिस कारण वो पूरा पसीने से लथपथ था और इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। आकृति की नजरें एक पल के लिए उसके पर थे बॉडी पर टिक गए पर अद्विक को खुद की तरफ गुस्से से देखते देख वो अपनी नजरें नीचे कर आकृति अपनी नजरें नीचे कर अपने घबराई हुई आवाज में बोली, सॉरी पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अभी आकृति बोल ही रही थी कि तभी अद्विक उसके तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अद्विक को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देख आकृति डर से अपनी कदम को पीछे लेने लगी। पूर्णविराम। अब उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था। उसे लग रहा था कि अद्विक गुस्से में उस पर हाथ न उठा दे, इसीलिए अद्विक जितना भी आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाता वो डरते हुए अपने कदम पीछे लेते जाती। कुछ देर बाद आकृति वॉल से चिपकी हुई खड़ी डर से बुरी तरह कांप रही थी। अद्विक उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। पूर्णविराम। आकृति खुद से इतना डरते देख अद्विक के हाथों की मुट्ठी बना गए। उसकी नजरें आकृति के माथे पर गई जहां पर डर के कारण पसीना उभर आया था। अद्विक को यह सब देख खुद पर गुस्सा आने लगा। उसे वो सब कुछ याद आने लगा कि कैसे पिछले जन्म में आकृति गलती से उसके रूम में आ गई थी तो अद्विक ने उसके हाथ को गर्म कॉफी में डूबा दिया था और उसके बालों को पकड़ उसके यह सब याद करके अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो गए। अभी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। अद्विक आकृति के ऊपर झुका हुआ था। आकृति डर के कारण अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अद्विक के गर्म सांसों को महसूस कर आकृति ने अपनी बंद आंखों को और भी कस कर भींच लिया। पूर्णविराम। भले ही आकृति इस वक्त डर से आंखें भींचे खड़ी थी पर इस तरह वो और भी मासूम प्यारी सी डॉल लग रही थी। आकृति की मासूमियत को देखकर अद्विक का तो दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे इस वक्त आकृति पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी आकृति को कसकर अपने बाहों में दबोच कर जी भर के उसे प्यार करे। पूर्णविराम। पर अभी अद्विक कुछ करता उससे पहले ही उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल के बजने पर दोनों ही अपने सेंस में वापस आए। अद्विक का मोबाइल वहीं पास में टेबल पर रखा हुआ था। आकृति जिसकी आंखें मोबाइल के बजने से खुल गई थी पर अभी भी उसकी नजरें नीचे ही थी। उसकी नजर टेबल पर रखे अद्विक के मोबाइल पर गई। उस पर फ्लैश हो रहे को देख आकृति उदास हो गई। पूर्णविराम। अभी अद्विक के मोबाइल पर टीना का कॉल आ रहा था। अद्विक ने भी देख लिया था कि टीना का कॉल आ रहा था। वो अपने तिरछी नजरों से आकृति को देखते हुए मोबाइल को टेबल पर से उठाया और तुरंत कॉल पिक किया। पूर्णविराम। दूसरी तरफ से टीना की आवाज उसके कानों में पड़े जो कि बड़े ही प्यार से अद्विक से बोली, बेबी तुम कहाँ हो? आई मिस यू सो मच। मैं कल रात तुम्हारा घर पर वेट कर रही थी पर तुम यहाँ नहीं आ। अद्विक को तो अभी टीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस समय वो अपनी प्यारी सी वाइफ के साथ वक्त बिताना चाह रहा था पर टीना के कॉल करने से सब कुछ खराब हो गया था। अद्विक के कुछ ना बोलने से टीना को थोड़ा अजीब लगा। वो फिर से अद्विक को बुलाते हुए बोली, बेबी क्या तुम सुन रहे हो ना? अद्विक अपने सेंस में आया और बस एक वर्ड बोला, हम। तभी टीना फिर आगे बोली, कोई बात नहीं तुम कल नहीं आए पर अब मैं तुमसे और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए आज मैं तुमसे मिलने तुम्हारी ऑफिस आ रही। वहीं पास में खड़ी होने के कारण आकृति भी टीना की आवाज को साफ सुन लेती है। उसका दिल एक बार फिर से टूट जाता है। उसके सीने में एक चुभन सी होती है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपक जाते हैं। अद्विक जिसकी नजरें आकृति पर ही टिकी थी उसे तो टीना की बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो आकृति के आंसू को देख बेचैन हो जाता है। उसकी पकड़ अपने मोबाइल पर कस जाते हैं। फोन पर टीना अपनी सिड्यूसिंग वॉइस में आगे बोली, बेबी मैं ना आज तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ वो भी अकेले में जैसे हम हमेशा पहले बिताते थे तुम्हारी बाहों में। मुझे सुना है आई थिंक तुम समझ रहे होंगे बेबी अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे शर्म आ रही अब बोलना नहीं है। अब हम साथ में वो सब करेंगे जो हम पहले भी अकेले में बहुत बार की बातों को सुनकर अद्विक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं उसकी नजरें आकृति पर गई जिसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों से अब तेजी से आंसू गिरने लगे थे। जब आकृति से बर्दाश्त नहीं होता तो वो धीरे से वहां से जाने लगती है पर तभी अद्विक तुरंत पीछे से उसकी कलाई को कसकर पकड़ लेता है। यह होते ही आकृति हैरानी से अद्विक की तरफ देखने लगी। कहना क्या चाहती हो टीना? साफ साफ कहो। अद्विक गुस्से से अपने एक वर्ड को चबाते हुए बोला। फोन पर दूसरी तरफ टीना अद्विक के गुस्से को साफ महसूस कर पा लेती है। वह डर से थोड़ा घबरा जाती है पर फिर एक फेंक स्माइल करते हुए बोली, बेबी तुम तो नाराज हो गए? मैं वह तो हमारे पुराने दिनों की बात कर रही थी तुम्हारी शादी से पहले जब हम साथ में घूमने। अद्विक गुस्से से तुरंत कॉल कट कर दिया। जैसे ही टीना को यह पता चले अद्विक ने कॉल कट कर दिया है वो गुस्से से बौखला उठी और मोबाइल को बेड पर वो अपने दांत पीसते हुए बोली, अद्विक बेबी तुम चाहे कुछ भी कर लो मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी और मुझे अच्छे से पता है कि अभी आकृति तुम्हारे पास ही थी इसीलिए तो मैंने यह सब कहा ताकि तुम दोनों के बीच
वहीं टीना की यह बातें आकृति नहीं सुन पाती है, क्योंकि वो अभी अद्विक से थोड़ा दूर खड़ी थी। उसके कानों में तो बस टीना की वही सब कहीं बातें गूंज रही थी। अद्विक को नहीं पता था कि आकृति ने टीना की लास्ट की लाइन नहीं सुनी। वो धीरे से आकृति की तरफ मुड़ा तो आकृति अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए धीमी वॉइस में बोले, छोड़िए मुझे, मुझे जाना है। अद्विक आकृति के हाथों को छोड़ने के बजाय झटके से आकृति के हाथ को पकड़ खुद की तरफ खींच लिया, जिससे आकृति किसी सूखे पत्ते की तरह बहकर सीधे अद्विक के सीने से जा लगी। वो अभी नेकेड था। जैसे ही आकृति के सॉफ्ट हेड को अद्विक में अपने सीने पर महसूस किया, उसे अपने शरीर में एक तेज करंट सा लगा। पूर्णविराम। यही हाल आकृति का भी था। अद्विक के खुले सीने से हाथों को टच करके आकृति को भी अपने शरीर में एक तेज करंट सा दौड़ गया। उसका चेहरा हल्का हल्का गुलाबी हो गया। आकृति की नजरें नीचे झुकी हुई थी और उसके पलकों पर अभी भी आंसू की बूंदें थे। वहीं अद्विक एकटक आकृति के खूबसूरत चेहरे को ही देख रहा था। उसकी लंबी फड़फड़ती हुई पलकों पर ठहरे आंसू को दे वो बिना सामने देखे बोली, अक्कू तू अभी और कितना देर सोएगी? ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या तुझे? शायद तुझे भूख लगी नहीं होगी, पर मुझे तो बहुत तेज। अभी अदिति इतना ही बोल पाई थी कि सामने का सीन देख वो जल्दी से अपने आंखों पर अपने हाथ रख पीछे मुड़कर बोली, सॉरी सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा, यू गाइस कंटिन्यू। ये कहकर अदिति जल्दी से वहां से जाने वाली थी। वही अचानक अदिति के रूम में आने से अद्विक की पकड़ आकृति पर टीवी हो गई, जिससे आकृति तुरंत झटके से अद्विक दूर होकर तुरंत अदिति के पीछे जाते हुए बोली, आदू रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, मुझे अभी फ्रेश भी होना है। वही अपनी वाइफ आकृति को उसे इग्नोर अदिति के पीछे जाते देख अद्विक की आंखें गुस्से से जलने लगे। अब भी अद्विक बाबू तो यहाँ अपनी ही बहन से जेलेस हो रहे हैं। पूर्णविराम। अद्विक गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वो अभी भी अपने सीने पर आकृति के ठंडे हाथों को महसूस कर पा रहा था। उसे आकृति का वो मासूम सा चेहरा याद आता है जब अद्विक ने उसे अपने करीब खींचा था। वो याद कर अद्विक के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो अपने सीने पर वही हाथ रख फिराता है जहां पर आकृति ने अपने हाथों से टच किया था। ये कहते हुए अद्विक उसी तरह मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। अभी वो बहुत ही ज्यादा खुश था। हालांकि कुछ सेकंड पहले उसे जलन हो रही थी, जिस कारण वो गुस्सा भी हो गया था। पर वापस से आकृति की छुअन के एहसास को महसूस कर उसके होठों पर स्माइल आ गई। पूर्णविराम। वही आकृति अदिति के रूम में जाती है और वहीं पर फ्रेश होकर थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल के पर आती है। सभी वहां बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अद्विक भी अपने दादाजी के सामने वाले चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे, पर उसकी तिरछी नजरें रह रहकर आकृति को ही देख रहे थे। पूर्णविराम। वही आकृति अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी, क्योंकि वो अद्विक से बच रही थी। उसे बार बार सुबह का ही वाकया याद आ रहा था, जिससे उसका गाल हल्का हल्का रेड होने लगता है। वही उसके पास में बैठी उसके फ्रेंड अदिति जब ये देखती है तो वो उसे हल्का सा हिलाते हुए बोली, अक्कू क्या बात है, तेरा फेस क्यों इतना रेड होकर रहा है? आकृति तुरंत धीरे से अदिति की तरफ देख फुसफुसाकर बोली, कुछ नहीं बस ऐसे ही। तभी अदिति कुछ सोचकर आकृति को छेड़ते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कल रात तूने जो भाई के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड की है उसे ही पाद करके तू इतना ब्लश कर रही है? अदिति की बात सुन आकृति की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से उसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। फिर उसे याद आता है कि उसे तो अभी अदिति से पूछना था कि कल रात तो वो उसके रूम में सोई थी, फिर वो अद्विक के रूम में कैसे पहुंच गई? पूर्णविराम। वो जैसे ही अदिति से ये पूछने वाले होती हैं कि तभी दादाजी की आवाज सभी के कानों में पड़े, एक आकृति बेटा, कल तुम्हारा पहला करवा चौथ है तो तुम आज अद्विक के साथ शॉपिंग के लिए चली जाना। दादाजी पहले आकृति फिर अद्विक की तरफ देखकर बोले। दादाजी की बात सुन पहले तो आकृति खुश होती है, पर जैसे ही उसे अद्विक के साथ शॉपिंग पर जाने की बात सुनती है तो वो उदास हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अद्विक कभी भी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। वो उदास भरी चेहरे के साथ नीचे देखने लगती है। तभी अदिति हंसते हुए बोली, दादाजी मैं भी आकृति के साथ जाऊंगी, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। यह सुनकर दादाजी बस हो में अपने सिर को दिला दिए। वही विवेक और उसकी मां सुनैना यह सब सुन रही थी। पूर्णविराम। अचानक ही कुछ सोचकर सुनैना विवेक को देख कुछ इशारा करती है, जिससे विवेक अपने दादाजी की तरफ देखकर बोला, दादाजी भाई तो आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज भाई की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो लगता है आकृति को खुद से ही जाना पड़ेगा। अपनी बात बोलकर विवेक आकृति की तरफ मायूस सा चेहरा बनाकर देखता है, जैसे उसे उस पर तरह आ रही हो गया। विवेक की बात सुनकर आकृति कुछ नहीं बोलती है। तभी दादाजी गुस्से से अपने तेज आवाज में बोले, आकृति नहीं भाभी, भाभी है वो तुम्हारी तो उसे भाभी कहकर बुलाया करो, क्या यही संस्कार मिला है तुम्हें? दादाजी की बात सुन विवेक के साथ साथ सुनैना भी हड़बड़ा गई। फिर सुनैना बात को संभालते हुए बोली, पापा जी आप गुस्सा मत होइए, शायद विवेक के मुंह से गलती से ये सब निकल गया होगा। विवेक भी अपनी मॉम की बात पर डरते हुए दादाजी से बोला, हो हाँ सॉरी दादा, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं आकृति भाभी ही कहकर बुलाऊंगा। वहीं अधिक सब कुछ सुन रहा था, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, जैसे मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, पर मन ही मन उसे बहुत मजा आ रहा था। पूर्णविराम। अदिति अपने भाई अधिक की तरफ देखकर बोली, भाई क्या आप नहीं जा पाओगे हमारे साथ शॉपिंग के लिए? अदिति की बात सुन अभी अद्विक कुछ बोलता उससे पहले ही आकृति अदिति को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं आदू, हम दोनों चलते हैं ना, वैसे भी इन्हें आज इंपॉर्टेंट काम होगा तो हम लोग खुद ही शॉपिंग कर लेंगे। वह बोलकर आकृति अदिति की तरफ देख हल्का सा मुस्कुराती है। वही अद्विक आकृति की बात सुन गुस्से से उसे घूर कर देखता है और मन ही मन बोलता है, दिस इज नॉट फेयर वाइफी, तुमने कैसे यह फैसला ले लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा? अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी। ये मन ही मन बोलते हुए अद्विक कुछ सोच तिरछा मुस्कुराता है। वही विवेक और सुनैना तो काफी खुश हो रहे थे कि चलो आकृति को अकेले ही शॉपिंग जाना पड़ेगा और अधिक के पास टीना पहुंच जाएगी और उसे अपने जाल में फंसा के रखेगी। कुछ देर में सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पर चले गए। पूर्णविराम। आकृति अदिति के रूम में जा रही थी। सुनैना ये देखती है, फिर कुछ सोचकर सुनैना आकृति के पास जाकर उदास सा चेहरा बनाए उसे बोली, सॉरी आकृति बेटा, मेरा बेटा अधिक ना काम को लेकर कुछ ज्यादा ही डेडिकेट है, इस कारण वो बहुत बिजी भी रहता है, पर वो पहले ऐसा नहीं था, पहले वो तुम्हारी कजन सिस्टर टीना के साथ रिलेशन में था तो उसके साथ जाने के लिए टाइम नहीं। आकृति कुछ नहीं बोलती, बस फीका सा मुस्कुरा देती है, पर उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। उसे सुनैना की कही बातें चुभ गई थी और उसे बहुत दुख भी होता है। फिर वो अपने आंसुओं को साफ कर खुद को हिम्मत देकर अदिति के रूम की तरफ बढ़ जाती है। सुनैना जी वहीं कुछ दूरी पर खड़ी आकृति को रोते देख बहुत खुश हो रही थी। वो समझ जाती है कि अभी तक अद्विक और आकृति के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। पूर्णविराम। वहीं इन सब चीजों से अनजान अद्विक अपने ऑफिस में पहुंचता है और सीधे अपने केबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद केबिन का डोर नॉक होता है। अद्विक बिना किसी भाव के बोला, कम इन।
अद्विक का परमिशन मिलते ही उसका असिस्टेंट अंदर आकर उसे मीटिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। फिर दोनों साथ में मीटिंग के लिए चले जाते हैं। करीब घंटे बाद मीटिंग से फ्री होकर अधिक वापस से अपने केबिन में आता है और बड़े ही आराम से चेयर लीन होकर बैठ जाता है। पूर्णविराम। वो अपने आंखों को बंद कर चेयर पर पीछे की तरफ सिर टीका लेता है, पर आंखें बंद करते ही उसके आंखों के सामने आकृति का खूबसूरत मासूम सा चेहरा आ जाता है, जिससे उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। तभी उसे शॉपिंग की बात याद आती है तो वो कुछ सोच मुस्कुराने लगता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाया। असिस्टेंट के आने पर अधिक उसे आर्डर देते हुए बोला, मेरा कार। असिस्टेंट यह सुन पहले तो चौंक जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये बॉस को आजकल क्या हो गया है, कल भी अचानक से यहाँ से चले गए और आज भी ऐसे जाने की बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़कर थक गए हो तो जल्दी से कार निकलवाओ। वो असिस्टेंट हड़बड़ा जाता है और फिर जल्दी से अधिक की तरफ देखकर बोला, ओ ओके बॉस, इतना बोल। वो जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गया। पूर्णविराम। अद्विक अपने पर्सनल लिफ्ट से ऑफिस से बाहर आता है। जैसे ही वो वहां से निकलने वाला होता है कि तभी टीना वहां पहुंच जाती है। वो पूरी तरह से रेडी होकर आई थी ताकि वो अद्विक को आज पूरी तरह से सिड्यूस करेगी, पर अफसोस बेचारी के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। पूर्णविराम। वह अद्विक से नहीं मिल पाती क्योंकि अद्विक तब तक कार में बैठकर वहां से निकल गया था। तीन यह सब देख आग बबूला हो जाती है। फिर वो ऑफिस के अंदर विवेक से मिलने के लिए चली जाती है। पूर्णविराम। वही करीब घंटे बाद अधिक की कार बड़े से माल के सामने आकर रखती है। एक गार्ड भागते हुए आकर तुरंत कार के बैक सीट का डोर ओपन करता है तो अद्विक बड़े ही स्टाइल से अपने कोट के बटन को बंद करते हुए अपनी आंखों पर सेल्स लगाए बाहर आता है। फिर वो तेज कदमों के साथ चलते हुए मॉल के अंदर जाता है। पूर्णविराम। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में अद्विक की पर्सनालिटी इतनी डैशिंग लग रहा था कि वहां मौजूद सारी लड़कियां उसे पाने के सपने देखने लगती हैं। वहीं अधिक सबको पूरी तरह से इझोर कर आगे बढ़ जाता है। मॉल के अंदर आकर उसके चील जैसी आंखें चारों तरफ सिर्फ अपनी वाइफ को ढूंढ रहे थे। पूर्णविराम। अभी अद्विक इतना बेताब था कि वो बस आकृति को ही देखना चाह रहा था। वो बस चाह रहा था कि एक बार आकृति उसे मिल जाए और इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। कुछ तो प्लानिंग चल रही थी अद्विक के माइंड में। अब ये क्या था वो तो अद्विक ही जानता था। पूर्णविराम। वही आकृति को इधर उधर ढूंढते हुए ही अचानक ही अद्विक की नजर आकृति पर जाकर ठहर गए। आकृति को देख उसके होठों पर अनायासी स्माइल आ जाते हैं। वो आकृति की तरफ एकटक देखते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ा देता है। तभी सामने का नजारा देख उसकी आंखें सर्द हो जाती है और चेहरा सख्त हो जाता है। उसको देख साफ पता चल रहा था कि वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए घूर घूर कर सामने की टीना विवेक के रूम में एंटर करती है, जो कि अभी कुछ ज्यादा ही परेशान था। वही उसी के ऑफिस की एक लड़की उसके बिल्कुल पास झुकी हुई थी। उन्हें अचानक देखने पर ऐसा लगे जैसे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। यही सोचकर टीना गुस्से से दनदनाते हुए अंदर गई और चिल्लाकर बोली, व्हाट द हेल, ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही विवेक और उस लड़की ने टीना की तेज आवाज सुनी तो दोनों सामने देखे। जहां टीना गुस्से से पूरी लाल पीली हुए खड़ी थी, उसे इस वक्त विवेक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके साथ साथ वो अपने खा जाने वाली नजरों से उस लड़की को ही देख रही थी। वहीं वो लड़की टीना को अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे मानो कह रही हो, क्या ये बेवकूफ है जो ऐसे बिना। तभी टीना गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोली, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इस ऑफिस में विवेक समझ गया कि टीना गलत समझ रही है। विवेक उसी लड़की को आंखों से ही केबिन से बाहर जाने का इशारा किया। वो लड़की एक नजर घूर कर टीना को देखी, फिर वहां से चली गई। ग्यार उसके जाते ही विवेक नॉर्मल होकर बोला, क्या हो रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें तो अभी भाई के साथ होना चाहिए। टीना गुस्से से विवेक से बोली, हाँ अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे तुम्हारी सच्चाई कैसे पता चलती कि तुम यहाँ पीठ पीछे किसी और के साथ रंगलियां मना रहे हो। फिर मुझे कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी जान हो बेबी, वगैरह वगैरह। विवेक टीना की बात सुन गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुम सच में पागल हो गई हो। वो सिर्फ इस फाइल को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर रही थी और कुछ नहीं। टीना यह सुनकर बोली, ठीक है जब ऐसा है तो फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत, में चली जाती हूँ। ये कह के टीना गुस्से में वहां से जाने लगी। तभी विवेक की आवाज उसके कान में पड़ी, जो गुस्से से बोल रहा था, वही तो मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें तो अभी अद्विक भाई के साथ होना चाहिए। टीना पीछे मुड़ी और गुस्से से बोली, मैं क्यों जाऊं, मुझे नहीं जाना उसके पास और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे अब तुमसे भी कोई मतलब नहीं। ये देख विवेक तिलमिला उठा। वो सोचने लगा कि अगर टीना हाथ से निकल गई तो वो कैसे अद्विक से बदला लेगा और उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएगा। ऐसा नहीं था कि उसे टीना में इंटरेस्ट नहीं था, पर वो उसके साथ साथ अद्विक। यह सब सोचकर विवेक जल्दी से चेयर पर से उठा और आगे बढ़कर टीना को पीछे से पकड़कर बोला, सॉरी बेबी, मैं फालतू में तुम पर ऐसे गुस्सा हो गया, पर बिलीव मी मेरा उस लड़की के साथ ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ बेबी। टीना जो कि अपने आप को छुड़ा रही थी, पर विवेक उसे कसकर पकड़ हुआ था। जब टीना खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी तो विवेक उसे झट से अपनी तरफ किया और तुरंत ही उसके होठों से अपने होठ जोड़ लिए और बड़े ही पैशन के साथ उसके होठों को चूमने लगा। टीना भी खुद को रोक नहीं पाई और वो भी पागलों की तरह विवेक की होठों को चूमने लगी। पूर्णविराम। कुछ देर तक लंबी किस करने के बाद दोनों अलग हुए। विवेक टीना को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। टीना विवेक के गले में अपने बाहों का हार बनाए हुए उसकी गोद में बैठी थी। विवेक टीना को कसकर पकड़ते हुए उससे बोला, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें तो अभी भाई के साथ होना चाहिए। टीना मुंह बनाकर विवेक से बोली, मैं जब यहाँ आई तो वो यहाँ। वहीं दूसरी तरफ अद्विक मॉल पहुंचा तो सामने देखा कि आकृति वही मॉल के एक मेल एम्प्लॉय से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो एम्प्लॉय आकृति को ड्रेस दिखाते हुए बोल रहा था, अरे मैम आप ये ड्रेस ट्राई करी में, ये आप पर बहुत ही ज्यादा सूट करेगा। वही आकृति यह सुनकर हंस देती है। पूर्णविराम। उसके साथ में खड़ी अदिति भी उस मेल एम्प्लॉय के साथ हंस रही थी। जैसे ही अद्विक ने यह सब देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गए। वो गुस्से से मन ही मन बोला, देखो इस लड़की का वैसे है तो ये मेरी वाइफ पर कभी भी मुझसे बात ढंग से बात तक नहीं करती और दूसरों से कैसे हंस हंस कर बातें कर रही। मुझे देखते ही इसके जैसे आवाजें ही बंद हो जाते हैं। ये सब सुकर बोलते हुए अधिक कुछ सेकंड तक कोई खड़ा होकर सामने की तरफ देखता रहा और फिर जब उसे रहा नहीं जाता तो वो अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, पर वो अभी भी गुस्से में था। उसका गुस्सा तो अचानक से तब बढ़ गया जब वो एम्प्लॉय एक हैंगर में टंगे ड्रेस को आकृति पर लगाने वाला था कि तभी अद्विक एक झट से वहां पहुंचकर झटके में उसे अद्विक के अचानक ऐसा करने से वहां मौजूद आकृति, अदिति और वो एम्प्लॉय तीनों ही चौंक गए। वह एम्प्लॉय थोड़े नाराजगी से बोला, ओ हेलो सर, यह क्या हरकत है। जैसे ही उस एम्प्लॉय ने यह कहा अद्विक का गुस्सा और बढ़ गया। वो उसकी तरफ अपने लाल आंखों से घूर कर देखने लगा। तभी अदिति हैरान होते हुए बोली, भाई आप यहाँ
आकृति भी अद्विक को वहां देख चौंक गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अद्विक यहाँ मॉल में आया है। वही अद्विक आकृति और अदिति की तरफ देखते हुए बोला, हाँ क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता, वैसे भी दादाजी ने सुबह मुझसे कहा था कि शॉपिंग करने जाना है। ये कहते हुए वो तिरछी निगाहों से आकृति को बोल रहा था। आकृति खुद पर घूरती हुई निगाहों को महसूस कर सकपकाते हुए इधर उधर देखने लगी। वही वो एम्प्लाई सब कुछ समझकर तुरंत वहां से चला गया। पूर्णविराम। देखो तो जरा अब मेरे जरा सा बस देखने भर से मेरी वाइफ मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही है। अभी जिन होठों पर उस एम्प्लाई से बात करते हुए स्माइल थे उनको तो आज सजा मिलकर रहेगी। अद्विक आकृति की तरफ घूर कर देखते हुए अपने मन ही मन बोला। फिर कुछ सोच उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गए। पूर्णविराम। भाई अब जब आप यहाँ आ गए हो तो मेरी फ्रेंड और अपनी स्वीट सी वाइफ को शॉपिंग कराने में हेल्प करी। अदिति हंसते हुए अपने भाई अद्विक की तरफ देख बोली। वही आकृति यह सुन घबरा गई। अद्विक अपनी आंखों में एक चमक लिए आकृति की तरफ देख रहा था जो कि आकृति के दिल को धड़काने का काम कर रहा था। पूर्णविराम। अद्विक आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़े ड्रेस को आकृति के आगे लगाकर उसे मिरर के सामने खड़ा कर दिया। अद्विक को खुद के इतने करीब देख एक बार फिर से आकृति का दिल बेकाबू होने लगा और उसका चेहरा रेड हो गया। पूर्णविराम थी थोड़ी दूर पर खड़ी यह सब देख मुस्कुरा रही थी। उसे अपनी फ्रेंड के लिए यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अद्विक को भी आकृति की करीबी बेचैन कर रही थी। आकृति अपनी नजरों को झुकाए चुपचाप खड़ी थी। वही उसके पीछे खड़ा अद्विक मिरर में आकृति के खूबसूरत रेड चिक्स को निहार रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी ही आकृति के रेड चिक्स पर तेजी से बाइट कर दे। आकृति जल्दी से उस ड्रेस को देखकर एक साइड रखते हुए बोली, हाँ हाँ ये ड्रेस ठीक है। ये कह के वो दूसरी तरफ जाने लगी। तभी अद्विक भी उसके पीछे चल दिया। अदिति दूसरी तरफ अपने लिए कपड़े चूज कर रही थी। वो अपने भाई भाभी को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ दी थी। पूर्णविराम। वही आकृति गुस्से से अपने मन ही मन बड़बड़ा रही थी। यह अदिति की बच्ची यहाँ मेरे साथ शॉपिंग करने आई थी और अब मुझे इनके साथ छोड़कर खुद अकेले मस्त होकर शॉपिंग कर रही है। वो है पूर्णविराम। अद्विक शायद आकृति के मन की बात समझ गया था जिससे उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। पूर्णविराम। अचानक ही वहां डमी में लगे एक ड्रेस पर अद्विक की नजरें ठहर गई। रेड कलर की शिफॉन की ब्रांडेड साड़ी अद्विक को बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो उस ड्रेस में आकृति को इमेजिन करने लगता है। फिर वो उस ड्रेस को निकलवा कर पैक करने के लिए ऑर्डर किया और फिर वो आकृति की तरफ बढ़ने लगा। पूर्णविराम। तभी एक लड़की आकर झट से अद्विक के गले से लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, बेबी देखो ना आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। अचानक ही उस लड़की को खुद से लिपटे देख अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो लड़की कोई और नहीं टीना थी और उसे अभी यहाँ पर विवेक ने भेजा था। पूर्णविराम। टीना को वहां देखकर अद्विक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यह टीना यहाँ कैसे आ गई कहाँ। वो अभी अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था और अब इस टीना के आने से उसकी सारी खुशियों पर पानी फिर गया। वहीं टीना जल्दी से आगे बढ़ी और अद्विक के गाल पर किस करके बोली, आई मिस यू सो मच बेबी। आकृति ने जैसे ही देखा उसकी आंखें नम हो गए और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपक गया। अद्विक जो कि तिरछी निगाहों से आकृति को ही देख रहा था उसकी आंखों से निकले आंसू अद्विक को बेचैन कर गए। वही टीना भी मिरर के थ्रू आकृति को ही देख रही थी और उसे दुखी देख मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। पूर्णविराम। तभी अद्विक टीना को खुद से दूर करते हुए एक साइड ले जाकर बोला, बिहेव योरसेल्फ टीना, हम अभी पब्लिक प्लेस में हैं, यहाँ सब हमें देख रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई तमाशा बने। टीना अजीब सा मुंह बनाकर अद्विक के गालों को टच कर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो बेबी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर कैसा दूसरों से छुपाना। लेकिन अद्विक तुरंत बोला, तुम्हें पता है ना आई एम मैरिड और सभी को यह बात पता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि सब यहाँ कुछ गलत समझे, तो तुम यहाँ से चुपचाप जाओ, मैं तुमसे बाद में आकर मिलूंगा। टीना जाना तो नहीं चाह रही थी पर अद्विक के बार बार बोलने पर और उसके आंखों में गुस्से के भाव देख टीना ना चाहते हुए भी अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। पूर्णविराम। टीना के जाने के बाद अद्विक आकृति को ढूंढने लगा। आकृति जो कि एक कपड़े को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी यह देख अद्विक जल्दी से उस तरफ बढ़ा और जैसे ही आकृति चेंजिंग रूम का डोर क्लोज करने वाली थी कि उसी समय एक झटके में अद्विक अपने लंबे हाथ से डोर ओपन कर तुरंत अंदर चला गया। पूर्णविराम। आकृति अद्विक को अपने सामने देख चौंक गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई घबराहट के कारण उसके होंठ इस वक्त कांप रहे थे। अद्विक की नजरें आकृति के कांपते होठों पर टिक गए। तभी आकृति अपने उन्हीं कांपती हुई होठों से धीरे से बोली, आप यहाँ क्यों। अभी आकृति आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए क्योंकि अद्विक ने उसके कहा। अद्विक के अचानक ऐसा करने से बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका हस्बैंड अद्विक उसको किस कर रहा है। वहीं अद्विक तो पहले आकृति को दुखी देखकर उसे खुश करने के लिए आकृति के होठों पर सिर्फ एक सॉफ्ट किस करने वाला था। पूर्णविराम। पर जैसे ही वो आकृति के मखमली गुलाब की पंखुड़ियों को महसूस करता है तो अद्विक का एक सॉफ्ट किस धीरे धीरे पैशनेट किस में बदल जाता है। आकृति को तो जैसे कोई होश ही नहीं था, वह तो पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। अद्विक को यह देख थोड़ा अजीब लगता है, उसे किस में आकृति का साथ चाहिए था पर अफसोस आकृति इस किस में अद्विक का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। पूर्णविराम। यह देखकर अद्विक कुछ मिनट बाद आकृति के होठों को छोड़ता है पर वो अभी भी आकृति को उसके कमर से पकड़ रखा था। जैसे ही अद्विक उसके होठों को छोड़ता है आकृति गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में लग जाती है। पूर्णविराम। कुछ देर बाद खुद को नॉर्मल कर आकृति अद्विक की तरफ अजीब नजरों से देखती है। उसकी आंखें हल्की नम थी। यह देखकर अद्विक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे आकृति की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तभी आकृति नम आंखों के साथ अद्विक की तरफ देखकर धीरे से बोली, ये सब क्या है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अद्विक को आकृति का यह पूछना अच्छा नहीं लगता है। वो धीरे से आकृति के चेहरे की तरफ झुककर बोला, क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों कर सकते हैं, आखिर किस हक से। आकृति उसी तरह नम आंखों के साथ अद्विक की तरफ देखकर आगे बोली। वहीं अद्विक आकृति के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर अपने गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़ते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, मेरा पूरा हक बनता है तुम पर बिकॉज यू आर माई वाइफ। आकृति तो यह सब सुन एक पल के लिए बिल्कुल ही चौंक जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए अद्विक की तरफ देखने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। अद्विक अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर आकृति के आंखों से बहे आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों। आकृति तुरंत अद्विक के हाथ को अपने चेहरे पर से हटाकर एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, आंसू देने वाला खुद इन आंसुओं का कारण पूछा रहा है। अद्विक आकृति की बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो आकृति से कुछ बोलता उससे पहले ही आकृति की आवाज उसके कानों में पड़े जिससे अद्विक को गुस्से के साथ साथ गिल्ट भी फील होता है। पूर्णविराम। एक
लगता है आप गलत जगह आ गए हैं, अभी आपको तो कहीं और होना चाहिए, मैं तो आपकी सिर्फ एक मिस्ट्रेस ही हूँ। आपको इस तरह मुझ जैसी लड़की को अपनी वाइफ बोलना सूट नहीं करता। आकृति उसी तरह अपने आंखों में आंसू और होठों पर तंज भरी मुस्कान लिए बोली पूर्णविराम। अधिक को आकृति की बातें किसी तीर की तरह अपने सीने में चुभ रहे थे, वहीं उसकी पकड़ भी आकृति पर से ढीली हो गई थी। यह महसूस करते ही आकृति तुरंत अद्विक से दूर हुई और जल्दी से चेंजिंग रूम से बाहर निकल गई। आकृति को जाते देख अद्विक गुस्से से अपने हाथों का पंच बनाकर वही चेंजिंग रूम के वॉल पर तेजी से मारा। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोला, नो वाइफ ही नो। आकृति चेंजिंग रूम से निकलने लगी और उसके आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे। वो अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए चेंजिंग रूम से बाहर आई। वही कुछ दूर एक कार्नर में खड़ी टीना यह सब कुछ देख रही थी। पूर्णविराम। असल में अधिक के कहने के बाद भी टीना यहाँ से नहीं गई थी, क्योंकि उसने आकृति को देख लिया था और वो नहीं चाहती थी कि अद्विक और आकृति पास आए। वो बस जानना चाहती थी कि आखिर दोनों के बीच चल क्या रहा है। जब उसने अधिक को आकृति के पीछे चेंजिंग रूम में जाते देखा तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया था। पूर्णविराम। पर कुछ ही देर बाद जब आकृति रोते हुए चेंजिंग रूम से बाहर आई तो टीना के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आगे। वो उसी कुटिल मुस्कान के साथ बोली, माय स्वीट लिटिल सिस्टर, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर कभी भी तुम अद्विक को अपना नहीं बना पाओगी, बिकॉज ही इज माइन। वो सिर्फ मेरा है, उसे मैं अपने हुस्न के जाल में इस तरह से फंसा चुकी हूँ कि तुम चाहे कुछ भी कर लो वो कभी। वही तभी उसकी नजर अद्विक पर गई, जो कि गुस्से से चेंजिंग रूम से बाहर आ रहा था। वो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए था। यह सब देखकर टीना को और भी ज्यादा मजा आने लगा। वो और भी ज्यादा खुश हो गई। पूर्णविराम। अद्विक बाहर आकर गुस्से से एक नजर घूर कर आकृति की तरफ देखा, जो कि अदिति के पास जा रही थी, और तेज कदमों के साथ माल से बाहर चला गया। टीना भी ये देख मुस्कुराकर बड़े ही अदा के साथ अपने कमर को मटकते हुए माल से बाहर आकर खड़ी हो गई। पूर्णविराम। जैसे ही अद्विक अपने कार में बैठकर जाने वाला था कि तभी टीना उसके कार के विंडो के सामने आकर बहुत ही मासूम और प्यारी सी शक्ल बनाकर खड़ी हो गई। अद्विक अपने तीखी नजरों से टीना को देखा। अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। पूर्णविराम। वह खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने कोल्ड वॉइस में बोला, हाथ द हेल टीना, तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो? टीना उसी तरह मासूम बनाकर बोली, ओ बेबी देखो ना, मेरी कार खराब हो गई है और मैं कब से उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? अपनी बात बोलकर टीना और भी मासूम सा चेहरा बनाकर अद्विक को देखने लगी। टीना के मासूम चेहरे को देखकर भी अधिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो टीना के घूर कर देखते हुए बोला, अभी मुझे ऑफिस जाना है टीना, इसलिए मैं तुम्हें घर ड्रॉप नहीं कर सकता।